गुड मॉर्निंग मैम। सो आजकल आप अपने आइकॉनिक स्टाइल से नहीं आते हो, हाथ में ऐसे किताब वगैरह लेके ना, ये ऐसे। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे अपने रंग में आएगी ये। अमेजिंग। सबका एक स्टाइल होता है। अच्छा, ये डांसर है इसलिए बुक हाथ में लेके आती है। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग कंक्लूजन। है सुविधा आ गई तो परसों निकली और अभी तक आई नहीं। लॉस इन ट्रांजिट। आओ जी, गुड मॉर्निंग। So biggest day in Indian democracy, or I should say the global politics today. Lecture number 2. Welcome all of you, and it's 4th of June 2024. What an amazing day, what a magnificent day. मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो डेफिनेटली छुट्टी दिया होता था, लेकिन आज का दिन जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा दिन है। उतना ही बड़ा दिन है जितना बड़ा शायद हमारे रिजल्ट का दिन होता है। आज भारतीय, मतलब कहते हैं ना, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और पूरी दुनिया की निगाहें इस पे टिकी है कि किस तरीके से रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। एंड सब लोग अपने अलग अलग इंटेंशंस, ऑब्जेक्टिव्स रखकर ये रिजल्ट को देख रहे हैं। आएंगे द रिजल्ट। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ने वाले हैं, यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक उसी तरह हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ने वाले हैं, यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक उसी तरह देर आर डिफरेंट यूजर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। हर एक का इंटेंशन अलग है। परसों एग्जिट पोल के जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स दिखा रहा था कि बीजेपी को या एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी भी मिल रही है, और जो टारगेट वो रख रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू दैट टारगेट ऑफ 400। और कल स्टॉक मार्केट ने उसको रिएक्ट किया। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। आपकी बैच में मैंने एचएल परचेज किया था 3322 पे, 3322 पे। कल वो 5440 पे गया था। एंड ट्रस्ट मी, मोतीलाल ओसवाल का प्रेडिक्शन है कि आज के रिजल्ट के बाद वो 5725 जाएगा। इट विल रीच अराउंड 5725। एंड इट्स नॉट जस्ट एचएल, इट इज शोन बाय एवरी सेक्टर। आई मीन द एंटायर स्टॉक मार्केट is welcoming wholeheartedly this result। और बहुत सारे चेंजेस होंगे। आई मीन जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो स्टॉक मार्केट पे नजर रखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। जिनको सोना चांदी लेना है वो सोने चांदी पे नजर रखेंगे, क्योंकि आज के रिजल्ट के बाद सोने चांदी में भी चेंज होगा। अच्छा, सोने चांदी के भाव में चेंज होने का एक और भी लॉजिक बनता है, और वो लॉजिक बनता है कि अब क्योंकि आचार संहिता खत्म हो गई है, अब क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो गए, तो अब कैश को लेकर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगी जो पहले थी। इलेक्शंस के समय में कैश का मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लेकिन अब तो कोई रिस्ट्रिक्शंस रहेगी नहीं। तो अब सोना चांदी भी फ्रीली मूव होगा, कैश भी फ्रीली मूव होगा। इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड रिमेन सेम, द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट गोस डाउन। तो पिछले 1.5 महीने से सोने चांदी का जो रेट है वो काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन अब वो रेट जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा। देयर विल बी सम करेक्शन। आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में और गोल्ड के रेट में एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड का रेट हल्का सा नीचे आता है, एंड वाइस वर्सा। जिन लोगों को जॉब प्रोस्पेक्टस से कुछ एक्सपेक्टेशंस है वो आज वहां पर देखेंगे, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी भी बनेगी, वो नई गवर्नमेंट तुरंत आते ही एक्शन में आएगी, तुरंत डिसीजंस होंगे। कल कुछ 1-2 डिसीजंस हो भी गए हैं कि नेशनल हाईवेज पे अब टोल टैक्स के रेट्स बढ़ गए हैं। वो टोल टैक्स के रेट्स बढ़ने की वजह से जो इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट है, जैसे कि अमूल ने नेशन वाइड अपने मिल्क के प्राइसेस 2 रुपए से बढ़ा दिए कल, इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम यस्टरडे। तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो चेंजेस होंगे, चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, कानून बनेंगे, पॉलिसीज आएगी, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गुड फॉर इकोनॉमी। करेक्ट? तो जो भी होगा देखते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी बिग डे। और आप लोगों के लिए ये और भी अमेजिंग इसीलिए होगा क्योंकि लास्ट जो बजट आया था वो था इंटरिम बजट, लेकिन अब ये नई सरकार बनने के बाद आएगा फाइनल बजट। और ये जो फाइनल बजट आएगा, ये फाइनल बजट बहुत सारे चेंजेस लाएगा। चलिए, हम लोग तो देश से जुड़े हैं, तो हम लोग इस इलेक्शन के रिजल्ट पे नजर बनाए रखें।
बट वाई फॉरेनर्स? चाइना को क्या इंटरेस्ट होगा, रूस को क्या इंटरेस्ट होगा, यूएसए को क्या इंटरेस्ट होगा? ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं या इंडिया के इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी पॉलिसीज पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है, पूरी दुनिया को। इन लास्ट 10 इयर्स, पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया के फॉरेन रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए और ये इस चीज का जीता जागता सबूत है कि एक पर्सन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक एम्प्लॉय था, वो आज फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठा है। कोई बता सकता है नाम क्या है उनका? एस जयशंकर। बहुत कम लोगों को यह चीज पता है। एस जयशंकर जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। एस जयशंकर जो है ही वॉज जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अब वो फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठे। एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी, ट्रस्ट मी, अमेजिंग पर्सनैलिटी। आपने अगर कभी उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, कभी कुछ देखा होगा, तो भाई साहब जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं ना, वो मतलब यू रियली फील सो प्राउड टू बी इंडियन के यार हमारे देश में ऐसा कोई बंदा है जो मुंह तोड़ के जवाब दे के आता है किसी को जब इंडिया के बारे में कुछ भी कहा जाता है। तो पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज डिपेंडेंट होगी, इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, इन्फ्लेशन का रेट चेंज होगा, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो शेक होने वाली है, हिलने वाली है आज के रिजल्ट के बाद। सो लेट्स सी, बीच बीच में रिजल्ट देखते रहेंगे। वो सभी बच्चे जो लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, बाद में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेक्चर नंबर 2। कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नया सब्जेक्ट पढ़ा, ऑडिटिंग, है ना? बहुत मजे लिए। बंसल सर ने मेरे क्लास में, मुझे आवाज आ रही थी, हाँ मेरे समझ में आ रहा था, बहुत मजे ले लिए उन्होंने मेरे। और एफएम का क्लास भी अच्छा रहा होगा आप लोगों का, जितना भी हुआ होगा। और अब आज आपका डे 2 है। कई दिनों बाद आप इतने घंटों तक बैठे हैं, राइट? पिछले दिनों से आदत छूट गई होगी इतने घंटे बैठने की, तो बॉडी भी अभी आपका साथ नहीं दे रही होगी। थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर पास वाले के कंधे पे, प्रोवाइडेड कंधा अच्छा हो पास वाले। कभी किसी का कंधा लेते हैं, कभी किसी को अपना कंधा देते हैं, डिपेंड करता है। सो यस, इट विल हैपन अगेन। जैसे कि ग्रुप 1 में कहा था, अलाउ योरसेल्फ सम टाइम, और टाइम के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। जतिन सर ने कल आपको LMS के बारे में बताया था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे थोड़े एक्सपेक्टेशंस लेवल हाई हैं। आई एम स्टिल टू टेस्ट इट। इस वीक के अंदर मैं उसको टेस्टिंग करूंगा वापस। बहुत सारे बग्स निकाले हैं, मैं और निशान सर बैठे थे, बहुत सारे बग्स निकाले और टेस्टिंग करेंगे। फिर टेस्टिंग करने के बाद जब सारे बग्स सॉल्व हो जाएंगे तब आपके लिए लॉन्च कर देंगे। और जब LMS लॉन्च हो जाएगा ना, तब कोई गूगल ड्राइव की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस के साथ। करें शुरुआत? पक्का 100%? चलिए, सब में एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, एनर्जी को थोड़ा बनाते हैं। आपके हाथ में जो भी चीजें उनको रख दीजिए। इतना काहे पीते हो जामन भैया? बहुत बढ़िया। चलिए, सभी जने अपने हाथ ऐसे ऊपर करेंगे। स्कूल में पनिशमेंट होती है ना, उस टाइप से करो करो, कभी कभी जल्दी थी। वेरी गुड, क्लैप, वेरी गुड। आगे की तरफ क्लैप करें। हाथ नीचे रखना ही नहीं है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर। क्या बात है। आपको पता है इससे 2 फायदे हो गए। पहली, जिसकी भी थोड़ी बहुत नींद आ रही थी वो उड़ गई। दूसरी, क्लास के बाहर सबको लगा मैं बहुत भारी टीचर हूं, मेरे लिए इतनी तालियां बज रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, यू आर सो अमेजिंग। सो अपने रजिस्टर्स ओपन करेंगे, सभी जने रजिस्टर्स में आएंगे और हेडिंग लिखेंगे चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही बढ़िया। घर वाले पागल बोल रहे हैं मुझे, अरे हर्षित शर्मा, हमारा पागलपन हर कोई समझ थोड़ी पाएगा। हाँ जी, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यार आज से ना अगले 2 दिन या 3 दिन, जितनी भी जरूरत पड़ेगी, 2 दिन या 3 दिन हम लोग सिर्फ बेसिक्स देखने वाले।
मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा कि मैं चैप्टर नंबर 1 करवा रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मैं जनरली चैप्टर नंबर 1 लास्ट में करवाता हूं, क्योंकि 100% थ्योरी टॉपिक है जिसको पढ़ के आप आराम से सो सकते हैं। आपके माइंड में एक परसेप्शन है दैट कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, देन व्हाई इज सर टीचिंग थ्योरी। अगर मैं सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जाऊं तो 10 से 12 घंटे निकल जाएंगे। तो मैं अभी यहां पर आपको उतना चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा जितने की हमें जरूरत है, फिर हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे और लास्ट में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो 2 दिन जो है, आज का और कल का दिन, एक्चुअली कुछ पढ़ना है ही नहीं यार, सिर्फ डिस्कशन करना है, दिमाग चलाना है, क्योंकि मैंने कल क्या कहा था, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस का हम सबके दिमाग में एक स्विच होता है और ये स्विच हमें चालू करना है। जिस दिन ये स्विच चालू हो गया, समझ लेना आपकी पढ़ाई हो गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। रजिस्टर मेंटेन करने के कुछ अमेजिंग नियम, रूल्स। सबसे पहले रजिस्टर में जब भी कोई टॉपिक चालू करो, उस टॉपिक का जो सबसे पहला पेज होता है, उस पहले पेज को आप टाइटल देंगे सेल्फ एनालिसिस। मतलब जब भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द टॉपिक, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमें लिखना चाहिए, जो हम एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे, तो वो पॉइंट्स हम एक जगह पर कंपाइल करके रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन से पहले हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो अगर एडवांस्ड अकाउंटिंग आपको याद है, तो एडवांस्ड अकाउंटिंग में बहुत सारे पॉइंट्स हमने कंपाइल किए थे, चाहे वो अमालगमेशन हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, कंसोलिडेशन हो, बहुत सारे टॉपिक्स हो। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी करने वाले। अब चैप्टर नंबर 1 में तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, बट एक पेज आप लोगों को ब्लैंक छोड़ना है सेल्फ एनालिसिस के लिए। इवन व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी मॉड्यूल भी आप पढ़ते हैं, कभी भी कोई भी पॉइंट आपको ऐसा मिलता है कि यार वो पॉइंट मुझे लिख लेना चाहिए, तो वो पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग मुस्कान हॉटवानी, या बहुत बहुत स्वागत है। आए क्या सर हमारे क्लास में, आज है हमारे बीच। बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है हसमुख आज हमारे बीच नहीं रहे, आज नहीं रहे, आएंगे, आज नहीं रहे। अच्छा हाँ, जितने भी बच्चे हैं, पुराने नए और पुराने होकर भी नए, सबको बता दूं, कल से 8:10 पे एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, है ना। तो आप लोगों को जिनको भी आना है, आप अपना बफर टाइम लेकर आइएगा। 8 to 8:10 इज द नॉर्मल लेट टाइम। इसके ऊपर फिर यार एंट्री नहीं दे पाऊंगा, फिर आप जतिन सर की क्लास में एंट्री लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं और सबसे पहली चीज लिखते चलते हैं, ब्रांचेस और सब फील्ड्स। एक ट्री डायग्राम बना रहे हैं, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अ ट्री डायग्राम विथ 5 ब्रांचेस। थोड़ा थोड़ा आपको शायद याद आएगा, ऐसा कुछ कहीं देखा हुआ है, हाँ फाउंडेशन में। अच्छा हुआ भाई आपने एग्री किया कि फाउंडेशन में देखा, क्योंकि काफी लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे फाउंडेशन पास ही नहीं है। There are 5 subfields और branches of accounting। कौन कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डायरेक्ट, हाँ सबसे पहली ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी गुड। दूसरी ब्रांच होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत बढ़िया। तीसरी ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पढ़ा था कहीं तो ऐसा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। चौथी ब्रांच होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और 5th ब्रांच होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो दीज आर द मेजरली 5 सब फील्ड्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी है? हमारी डेबिट क्रेडिट वाली, यू नो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑफ द रिसीवर एंड गिवर, है ना, वो सारी चीजें जो भी है हम लोगों ने देखा। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पर देख चुके हैं और बहुत सारी चीजें इंटरमीडिएट लेवल पे भी देख रहे हैं। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इट इज ऑल एंड ऑल अबाउट कंपनीज, इजंट इट? एक बार जरा सिलेबस को रिकॉल करते हैं तो हमने एक्चुअली पढ़ा क्या है। हमने सबसे पहले देखा है इंटरमीडिएट लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली कंपनी बनाती, पार्टनरशिप अगर बना सकती है, बट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद होगा तो हम लोगों ने लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी, लेवल 4 एंटिटी, वो सारी चीजें देखी है।
ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमने देखा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अगेन रिलेटिंग टू कंपनी। नंबर 3 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जब कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली सिक है, तो कंपनी को बंद करने की जगह हम रिवाइव करते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने देखा अगला टॉपिक बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स मींस अगेन कंपनी। उसके बाद देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, अगेन कंपनी। उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब यार हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इंटरमीडिएट लेवल का, इट इज कंप्लीटली रिवॉल्विंग अराउंड ओनली एंड ओनली कंपनी। और इन सब के अलावा हमने देखे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। तो सर एक बात बताइए, फिर सीए फाइनल में पढ़ेंगे क्या सर? सीए फाइनल में सिलेबस है क्या? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सीए फाइनल इज एंटायरली बेस्ड ऑन इंड एएस एंड आईएफआरएस, पूरी तरह। इंड एएस क्या होता है? दे आर द कन्वर्ज्ड वर्जन ऑफ आईएफआरएस, मतलब भारतीय वर्जन ऑफ आईएफआरएस। जैसे राजस्थान की दाल बाटी बहुत मशहूर है, लेकिन इंदौर में भी दाल बाटी मिलती है, पर वो इंदौरी वर्जन ऑफ राजस्थानी दाल बाटी। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, इंदौर में भी मिलता हो, बट आई एम श्योर वो बिहार वाला टेस्ट इंदौर में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो लिट्टी चोखा है वो इंदौरी वर्जन ऑफ बिहारी लिट्टी चोखा है। इंदौर में लोगों को सेव को लेकर अलग ही ऑब्सेशन, हर चीज पे सेव डाल देते हैं। मेरे को कभी कभी लगता है भाई किसी की शव यात्रा में फूल की जगह सेव तो नहीं फेंकते, ऐसे इंसान मर गया बहुत दुख हुआ, क्या फेंक रहे? सेव फेंक रहे उसके ऊपर, हर जगह सेव। मतलब इतना फोबिया हो गया ना भाई सेव का, कि हर जगह सोते उठते जागते हर जगह सेव 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 ही दिखाई दे रहे भाई साहब, अलग ही ऑब्सेशन है। इट्स अ ग्रेट थिंग, अमेजिंग। इंड एएस भी उसी तरह भारतीय वर्जन ऑफ आईएफआरएस है, समझ में आ रहा है? इट इज द इंडियन वर्जन, कन्वर्ज्ड वर्जन ऑफ आईएफआरएस। लेकिन जो सीए फाइनल के अंदर आप देखेंगे, सीए फाइनल में आपको एक्चुअल इंड एएस और आईएफआरएस यही पढ़ना है। अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये मैंने ब्रॉड हेडिंग्स बताई है, इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस होती है जैसे कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड ऑल। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डील्स विद accounting of human resources, amounts, expenses incurred for human resources. Corporate social responsibility, section 135 of Companies Act 2013 deals with CSR, corporate social responsibility. प्रताप भूल गए? हाँ, 135 के अंदर the specified company is supposed to incur how much percentage of their profits every year on CSR activities? 2%. आज आदर्श सर हमारे बीच होते थे तो कितने दुखी होते थे, अच्छा हुआ भगवान ने उनको वापस बुला लिया पुणे, हाँ नहीं तो वो ये देख नहीं पाते थे। सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हर एक स्पेसिफाइड कंपनी जिसका टर्नओवर, जिसका प्रॉफिट एक लिमिट के ऊपर होता है, उसको अपना 2% ऑफ प्रॉफिट खर्चा करना पड़ता है ऑन सोशल इनिशिएटिव्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, करेक्ट। उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम आते हैं हमारे इस सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पर हम पहुंचे, ये हमारा सब्जेक्ट, डिटेल में समझना है इसको। मैं फिर से कह रहा हूं अगले 2 दिन भाई इतने गुस्से से मत देखना है, विराट लेट आया तो ठीक है, बैग नहीं खोला तो ठीक है, पर इतने गुस्से से क्यों देख रहा है? मैं तेरी गर्लफ्रेंड पटाके भाग गया हूं? फिर ऐसे मत देख यार, थोड़ा फर्जी से ही हंस ले यार, डरा रहा है यार वहां से करें। हाँ, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया में 3 प्रोफेशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। भाई साहब बता नहीं सकता हूं, कल इतने सारे मैसेजेस आ गए, सर हाउ कैन वी डू सीएस अलोंग विद सीए, हाउ कैन वी परस्यू सीएमए अलोंग विद सीए, और भी बहुत सारे सवाल आ गए। मैंने कहा कि आज ही मैं क्लास में इसका जवाब दे दूंगा। देखो भाई सिंपल सजेशन देता हूं, मुझे देखकर इन्फ्लुएंस मत हो। मैंने कल आपको मेरी मजबूरी बताई कि मैंने बीकॉम क्यों छोड़ा। मैं चाहता नहीं था छोड़ना, पर मेरे पास ऑप्शन क्या था भाई? आप लोगों को, सभी लोगों को एक ही सलाह, सबसे घटिया कॉलेज से, सबसे थर्ड क्लास कॉलेज से करो, पर बीकॉम जरूर करो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक बीकॉम नहीं हो जाता तब तक कोई और डिग्री के बारे में मत सोचो। एंड ट्रस्ट मी, बीकॉम होगा जब तक आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा। एक बार आपका इंटरमीडिएट हो गया तो देयर इज अ रीजनेबल श्योरिटी कि आप सीए बनने वाले हो। बेटा जब तक इंटर नहीं होता ना, गलती से भी मत सोचना कि हाँ मैं तो सीए बनने वाला हूं। मैं सच बोलूं, वो तो इंटर के बाद भी श्योरिटी नहीं है, बट सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं बोला नहीं पहले, पर अब डॉन का चेहरा देख के बोलना पड़ा। बहुत सारे लोग पता है सीए फाइनल में भी आके ड्रॉप आउट होते हैं। भाई सीए का जो पूरा गेम है ना, पूरा गेम करेज का गेम है, आखिरी तक डटे रहना, बस यही गेम है। आपका पेशेंस टेस्ट होता है। लेकिन जब आपका इंटरमीडिएट होगा तब तक आपका बीकॉम हो जाएगा, उसके बाद आप कोई और चीज के बारे में सोचना। अब मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। अभी तक आपको पता ही नहीं है कि जो अलग अलग और कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज का स्कोप क्या है, उनमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनमें चैलेंजेस क्या है। आप अगर आज कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सिर्फ फेस वैल्यू पे लेंगे। सर कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं सीएमए कर लेता हूं। बेटा एक चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, अगला चैप्टर गूगली आया तो फिर क्या करेगा? नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है। यू स्टिल डोंट नो अबाउट ऑडिटिंग, you still don't know about FM, and you still don't know about the various professional opportunities available other than CA. So guys, if you want to have an extreme level of knowledge in finance, the best career option for you is CFA. You can go for CFA, but don't think about it now. अपने माइंड में इवैल्यूएशन रखिएगा। आप जब हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो आप देखिए कि वो सब्जेक्ट के साथ आपकी कैसे बन रही है। आप समझ रहे हो? धीरे धीरे करके वो इवैल्यूएशन आपको कंक्लूजन पे जाने में मदद करेगा, लेकिन वो कब तक होगा पता है? बाय द टाइम यू कंप्लीट योर इंटरमीडिएट, क्योंकि तब तक आपको सारे शेड्स समझ में आ जाएंगे एक सब्जेक्ट के। एक चैप्टर के बेसिस पे कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। अगर आपको ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरा करियर ऑडिटिंग में बनाना है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, नहीं मुझे इंडिया के बाहर ऑडिटिंग करना है, बेटर यू गो फॉर सीपीए, better you go for CPA from Australia, you can go for ACCA, anything like that. सर मुझे कॉस्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, you may choose to opt for CMA, कोई हरकत नहीं है भाई, अमेजिंग है। आप सोचिए ना, आप CA भी हैं और CMA भी है, तो आपके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। You may choose to do something in law, then BA LLB is always open for you, CS is always open for you. It depends आप क्या करना चाहते हो लॉ में, है ना। तो ये अभी कह रहा हूं, अभी आपको इवैल्यूएट करना है। तो जितने भी बच्चे कल मुझे मैसेज किए थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं अभी बता रहा हूं, प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। सिंपल सी चीज समझना, अपना डिसीजन लेना है, बट अभी बीकॉम करते रहो, साथ साथ में चलता रहेगा। एंड व्हाई आई आस्क्ड यू टू डू फ्रॉम द वर्स्ट कॉलेज, बिकॉज भाई अभी आपका गोल जो है ना जिंदगी में, जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके सेंटर में क्या बैठा है? सीए। ग्रुप 1 करने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि सीए को कितने समय की जरूरत है ना। इसके अलावा, हाँ जी श्री एक्टिवेट हो गई, बहुत शरारती है। इसके अलावा और कुछ करने का टाइम है नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं नहीं। तो हम अगर कॉलेज हमारे को कहता है कि यार आपको आके कंपल्सरी एग्जाम्स देना है, प्रोजेक्ट करना है, प्रैक्टिकल सबमिशन, आप में से काफी लोग वो चोट खा के बैठे हैं। जब कॉलेज के चक्कर में आपकी छुट्टियां हुई थी तो घर पे जाकर आप देखकर आ गए हैं कि कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर एक बार जो लिंक ब्रेक होती है ना क्लास के साथ, फिर क्लास में आकर भी ऐसा लगता है कि मतलब कोई अपना है ही नहीं, सब पराये हो चुके हैं, सब सिलेबस, सब्जेक्ट, ये टीचर सब अननोन है। फिर मन ही उड़ जाता है आने का, मन ही नहीं होता है कि अब नहीं आते हैं, अब ठीक है वैसे भी रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, है ना सर। ऐसा फील होता है धीरे धीरे कर, नहीं ऐसे जनरली पूछ रहा था। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कॉलेजेस को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कल हम लोगों ने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है तो इसके दो पहलू है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है। आपको पता है IIM क्या है? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्या बात है कुसुम, कुमकुम, बहुत जबरदस्त। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? चलिए तो फुल फॉर्म हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अंश भाई कुछ पता? थिंक बियॉन्ड शेव। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नो वन हर्ड अबाउट इट मैन।
हाँ, नंबर 1 बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया, आई मीन द टॉप मोस्ट एमबीए कॉलेज ऑफ इंडिया। जैसे आईआईटी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लगना बहुत डिफिकल्ट है बॉस, बट एक बार अगर वहां लग गए ना, फिर तो देखो क्या पैकेज मिलता है, जबरदस्त। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्पेशल कोटा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्पेशल सर्टिफाइड कोर्सेज कंडक्ट करता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंडक्ट करता है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु वांट टू होल्ड मैनेजेरियल पोजीशन। मैं बहुत ब्रीफली टच कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, समझ लो 2 दिन में पढ़ाई नहीं रहा हूं, हम ऐसी बातें कर रहे हैं और बातों बातों में पढ़ाई होगी। मैनेजेरियल कोर्सेज, मैं एक बार ऑडिट के लिए गया था आईआईएम अहमदाबाद, वस्त्रपुरम लेक के पास। वहां पर गया था, जाने का मौका मिला जिंदगी में। मतलब सीए बनने के बाद इतना अचीवर फील होता है, क्योंकि भाई इसकी एंट्री एग्जाम तो कभी दी नहीं, उसके बलबूते पे तो अंदर जा नहीं पाए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर जब अंदर गए तो वहां पर एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन पता चली। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैनेजर? अ मैनेजर इज अ पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ध्यान से सुनना, अ मैनेजर इज अ पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, जिसमें कला होती है, जो दूसरों से काम करवा के ले सके, उसको क्या कहते हैं? मैनेजर। मेरे दिल के अंदर का गम बाहर निकला, क्योंकि मैं उस समय डिलॉयट में जॉब करता था, मेरे भी मैनेजर्स होते थे, अबे कुछ करते ही नहीं थे काम। मैंने इस डेफिनेशन में कॉमा लगाकर ऐड कर दिया, ही हिमसेल्फ डूइंग नथिंग। सब पूरी डेफिनेशन क्या बन गई मैनेजर की? अ मैनेजर इज अ पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, कॉमा ही हिमसेल्फ डूइंग नथिंग। यार मैनेज करना, मैनेजमेंट करना, ये वर्ड कहां सुना है? इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और क्या सुना है? होटल मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। और अफेयर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है ना विराट भाई? हाँ, और हाउस मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। हर चीज में मैनेजमेंट की मतलब क्या है यार? ये मैनेजमेंट का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया आंसर है यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? इतना बड़ा नाम ही नहीं पढ़ना। चित्राश्री चित्राश्री विजया, इट्स ओनली अय्यर, वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर। दैट अमेजिंग, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफिस एडमिन मैनेजमेंट, आखिर ये मैनेजमेंट का मतलब क्या है? क्या लगता है क्या मतलब होगा? अबे खोपड़ी चलाओ, दिमाग चलाओ, खास चुप थोड़ी बैठना है। सुबह सुबह क्या बाबा जी के मुजरा में आए हो? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन पहला शब्द, और लिखने में संकोच मत करना, है ना, क्योंकि दिमाग में रहेगा नहीं। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी किसी की अच्छी है तो बताओ जरा, मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? आज पता चला हमारी हिंदी कितनी खराब है। प्रबंधन, क्या कौन बोला? प्रबंधन, बहुत बढ़िया। भूमिदर्थ नहीं, कौन बोला? खुशी बोली। प्रबंधन, बहुत बढ़िया। भारी शब्द फेंका, प्रबंधन। ऐसा कुछ अपना वाला बताओ ना जो हमको समझ में आए। व्यवस्था, बहुत बढ़िया। व्यवस्थापन, बहुत बढ़िया। श्री, आपका नाम ही हिंदी है, इसलिए आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। व्यवस्थापन, बहुत बढ़िया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्थापन। आपको पता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था तो सब कुछ कोलैप्स हो जाता था। जैसे कि आप लोगों की क्लास 8 बजे होनी है, ठीक है? अब ये क्लास 8 बजे होने के लिए ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अब पता है इतने सारे बच्चे बैठेंगे, गर्मी का समय है, गर्मी लगेगी, तो क्लास काका सुबह 7:15 बजे यहां पे आ जाते हैं। यहां आने के बाद क्लास की क्लीनिंग हो जाती है, फिर 7:15 बजे क्लास के एसी चालू हो जाते हैं, ताकि आधे पौन घंटे में जब तक आप यहां पहुंचे, आई एम सॉरी, उसके बाद 8:10 तक जब तक आप यहां पहुंचे तब तक क्लास एकदम कूल रहेगा, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा टाइमिंग फिक्स है, मैं 7:25 घर से निकलता हूं, 7:37 7:38 पे यहां पहुंचता हूं। यहां पहुंचने के बाद मुझे ये सेटअप गेटअप करने में टाइम लगता है, नहीं करूंगा तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी। आपको पता है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस फैक्ट, फेस टू फेस, ऑनलाइन, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव सब मिला के 3000 स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन किया है, टोटल 3000।
सो आज सबका नुकसान हो जाएगा। मेरा सिंपल गणित है भाई, अगर 1 मिनट वेस्ट हुआ तो 1 मिनट नहीं है, वो 3000 मिनट होगा। समझ में आ रहा है? इतना नुकसान होगा सब लोगों को। नहीं, इनकम मत कैलकुलेट कर बेटा, वो इनकम टैक्स वालों ने कर लिया है। धन्यवाद। जामुन शॉर्ट बना के निकाल लेंगे, समझ रहे हो? आप समझ रहे हो यार? आप सोचिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये ऊपर इतने प्लेन चलते हैं, इस समय कितने प्लेन होंगे ऊपर आसमान में? एक गैस मारो, एक आइडिया। चेष्टा सुबह सुबह जाओ, फाटक खोली, समझ लेना चिड़िया अंदर जाएगी। कितने प्लेन होंगे हवा में? इस बार गैस तो करो यार, कुछ 100। बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया में आसमान में 100 प्लेन है इस समय, है? उससे ज्यादा तो चिड़िया होगी। अरे ऐसे क्या कर रही हो यार, सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, 600-700, ठीक है। और मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा। अभी इस समय दुनिया में 50 प्लेन है यहाँ पे सलोनी, 50 प्लेन है। 150, 2000, 3000। अबे कोई गैसिंग नहीं कर रहा, दिमाग चलाए, छोड़ दो। क्या लगता है? 420। बेटा आपका एड्रेस थोड़ी पूछा है। 420। क्या लगता है अक्षत भैया? 1000। चलो मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूं। एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आपको लाइव प्लेन दिखते हैं पूरी दुनिया के। सीरियसली, हाँ, अपना फोन निकालिए, आपको मैं ज्ञान देता हूं आज। पूरी दुनिया में अभी इस समय कितने प्लेन उड़ रहे हैं आप लाइव देख सकते हो। टाइप कीजिएगा PLANFINDER.NET, planefinder.net। ये वेबसाइट आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोगों के फोन पे भी है। इसमें आपको लाइव दिखते हैं दुनिया में कितने प्लेन्स है। ये देखिए, ये पूरे दुनिया के प्लेन का क्लस्टर है अभी, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? अरे भाई साहब, ये अभी डेस्कटॉप वर्जन ओपन नहीं है। डेस्कटॉप वर्जन में तो एग्जैक्ट काउंटिंग लिखी हुई आती है कि कितने प्लेन्स हैं अभी इस समय दुनिया में। ये देखिए, लुक एट द यूरोप, लुक एट द यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप के ऊपर कितने प्लेन हैं। और ये एक चीज बताऊं मैं, ये सेव इमेज नहीं है, ये लाइव है। और कैसे, मैं देखिए प्रूफ करता हूं। मैं अपना भारत कहां गया भाई? ये रहा भारत, ठीक है। अब देखो, मैं भारत में इस समय आ रहा हूं इंदौर के ऊपर। ये देखिए, इंदौर के ऊपर से अभी एक प्लेन यहां से गुजर रहा है। मैं इसको टच करता हूं। ये प्लेन देखो, फ्लाइट कौन सी है? इंदौर वाराणसी की फ्लाइट है। और आपको ये उड़ते हुए दिख रही होगी, अगर आप देख रहे हैं तो आपको मूव होते हुए ये फ्लाइट दिख रही है। रियल टाइम बेसिस पर कोई भी फ्लाइट आप ट्रैक कर सकते हो। रियल टाइम बेसिस पे कोई भी फ्लाइट आप ट्रैक कर सकते हो कि एक जगह से दूसरे जगह ये फ्लाइट कहां जा रही है। किसी भी फ्लाइट को आप टच करोगे ना, किसी भी फ्लाइट को, आपकी नहीं होगी, आपको उसकी जानकारी मिलेगी। जैसे मैंने ये फ्लाइट को टच किया, इंदौर वाराणसी की फ्लाइट है। देखिए कितने बजे निकली है? 8:25 पे। अभी 8:34 हुए। 9 मिनट पहले फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है। 10:40 पे पहुंच जाएगी। उसका अल्टीट्यूड आपको दिख रहा है 5600 इसका अल्टीट्यूड है, मतलब 5600 फीट के ऊंचाई पे उड़ रही है। और इसकी स्पीड देखिएगा 198 नॉट्स। 198 नॉट्स। नॉट्स इज अ यूनिट। जैसे अपन किलोमीटर देखते हैं, वैसे नॉट्स एक यूनिट होता है जो मरीन टाइम में और एयर टाइम में यूज किया जाता है। मतलब अब मैं इसको देखिए यहां पे जूम आउट करता हूं। इतनी सारी फ्लाइट दिख रही है। कोई भी फ्लाइट में पकड़ लेता हूं। चलिए ये वाली फ्लाइट देखते हैं जो अभी यहां से भोपाल से निकली है। ये देखिए, ये फ्लाइट है हांगकांग से लेप्जिग। अब कहां है लेप्जिग क्या मालूम। हांगकांग से लेप्जिग फ्लाइट है। एरोलॉजिक की फ्लाइट है। इस समय 34,000 फीट की ऊंचाई पे यह फ्लाइट उड़ रही है। आप देख सकते हैं, इसको जूम इन करेंगे तो आपको लाइव मूवमेंट दिखेगा। ये देखिए, टकरा गई। आप देख सकते हैं। एनी फ्लाइट यू कैन चेक एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वेरी यूजफुल ऐप। आपका कोई भी अपना जब कहीं से कहीं जा रहा हो तो आप उसको लाइव ट्रैक कर सकते हो कि वो फ्लाइट कहां पे पहुंची है, किस डायरेक्शन में जा रही है। ये देखिए, उज्जैन के ऊपर से अभी ये फ्लाइट जा रही है। ये फ्लाइट उज्जैन के ऊपर से जा रही है। ये दोहा से जा रही है केबू पे। इट्स अ कतर एयरवेज फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू केबू। चेक ऑल ऑफ यू। एनी फ्लाइट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आसमान में
10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स होती है। इट इज नॉट 50, इट इज नॉट 100। ये देखो ना नंबर, क्या बताऊं मैं आपके सामने। आप ये पूरा के पूरा देखिए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे देखिए कितनी फ्लाइट्स दिख रही है। दिस इज एंटायर यूरोप जो भी आपके स्क्रीन पे है, चेक करना। ये साउथ अफ्रीका है जिसमें थोड़ी कम फ्लाइट्स दिख रही है। इंडिया के ऊपर देखिए ना कितनी फ्लाइट्स है। अब अगर मैं सिर्फ इंडिया पे जूम करूंगा, आपको कुछ क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्लस्टर, कुछ ऐसे मकड़ी के जाल जैसे एरिया बने हुए दिख रहे हैं। ये पता है क्या, अगर आप गौर फरमाओगे, ये है दिल्ली। ये देखिए सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आ रही है, कहां पे आ रही है, दिल्ली। उसके बाद क्लस्टर दूसरा देखिए कहां दिख रहा है, मुंबई। इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स है ना। और मैं जूम आउट करता हूं, कहां दिख रहा है, ये देखिए कोलकाता। चौथा बैंगलोर, हैदराबाद। ये देखिए हैदराबाद में कितना क्लस्टर। लुक एट द नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑन द रनवे। मैं हैदराबाद रनवे पे हूं अभी इस समय, और बैक टू बैक कितनी फ्लाइट्स लगी है। हैदराबाद से बागडोगरा की फ्लाइट है, उसके पीछे लगी है ये दूसरी फ्लाइट जिसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसके पीछे लगी है तीसरी फ्लाइट, उसकी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब आइडियली क्या होता है, जब फ्लाइट रनवे पे आती है तब उसकी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है सर्वर पे। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, ये ऐप, ये सॉफ्टवेयर क्यों बना होगा, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज अ रूल कि कोई भी दो फ्लाइट ऊपर नीचे उड़ सकती है, लेकिन दोनों में 1000 फीट का गैप होना जरूरी है। मैनेज किया जाता है, जो एयर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे हमारे सड़क पे आप देखना लाचार बेबस ट्रैफिक पुलिस वाले, बेचारे इंदौर में कुछ कर ही नहीं सकते। लोग सामने से आकर उनके लेके चले जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे बताओ, हम खुलेआम 3, 4, 5 लोगों को बैठा के टू व्हीलर पे जाएंगे। हम टू व्हीलर थोड़ी है, यही हमारा 2 पहिया वाला नैनो है, हम तो लेकर जाएंगे यहाँ पे, कर लो जो करना है। क्या करेंगे बेचारे, कुछ कर ही नहीं सकते। हेलमेट अच्छा मजाक कर लेते हो, हेलमेट होता क्या, कौन पहनता है हेलमेट, ऐसी चीजें थोड़ी कोई पहनते हैं, ये डिपेंड करता है। आपको नहीं लगता है बिजनेस को भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। डोमिनोज देखा है सभी ने, डोमिनोज में आपने एक सिस्टम देखा है, द मोमेंट यू प्लेस ऑर्डर, वहां स्क्रीन पे आपका ऑर्डर आ जाता है, वही ऑर्डर उनके अंदर किचन में शेयर हो जाता है। आपने कोई पिज्जा बोला है, बराबर वही पिज्जा बन के आता है। ऐसा सब कुछ कैसे होता होगा, बिकॉज देयर इज अ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पार्ट है जिसके ऊपर कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ना है, जैसे कि बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट क्या मतलब होगा इस शब्द का, कॉस्ट फेंको, आई मीन बताओ। लागत, बहुत बढ़िया, और खर्चा, और भाव, और हाँ जी प्राइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर्कस में आए हैं प्रेम भैया आज वापस, हाँ क्या बोल रहे, यूट्यूब पे कर रहा है, बहुत बढ़िया सर, धन्य हो गया मैं, अद्भुत। और प्राइस, लागत, खर्चा, और कीमत, मूल, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, और एक शब्द, एक हाँ कोमल कुमारी ने आंसर दिया है, वैल्यू, है ना, प्राइस वैल्यू। दो आंसर्स मैं यहां से पिकअप करता हूं। कॉस्ट, अभी कुछ लिखना मत, अभी सिर्फ समझना, जरूरत लगे तो लिखिएगा। कॉस्ट, 2 वर्ड्स मैं यहां से पिकअप करता हूं, एक है प्राइस और दूसरी है वैल्यू। क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है इन दोनों वर्ड्स में। वैल्यू का मतलब क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। सबको सोचने पे मजबूर होना है, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी दिमाग शांत करके नहीं बैठेगा। वैल्यू का मतलब क्या, कीमत, ओके। फिर अगर वैल्यू का मतलब कीमत है तो प्राइस का मतलब क्या है, क्या, इंपॉर्टेंस। वैल्यू का मतलब कितना खर्चा हुआ, प्राइस का मतलब कितने में बेची जा रही है, ओके। हाँ, यूटिलिटी, हाँ सही जवाब दिए हो। वैल्यू का सही मतलब है यूटिलिटी, बहुत बढ़िया। प्राइस का मतलब है भाव, कीमत, कॉस्ट,
वैल्यू का मतलब है यूटिलिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। एज अ बायर, हम सब लोग बायर है, कंज्यूमर है, हम सब लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो खरीदने के बाद तुरंत हमारे अंदर से एक आंसर निकलता है। पता है क्या आंसर निकलता है? वर्थ इज ऑल्सो राइट आंसर। अनुष्का संगल ने सही कहा है, वर्थ इज ऑल्सो राइट आंसर। क्या निकलता है? ये महंगा है, ये सस्ता है, नहीं सही भाव में मिल गया। हाउ डू यू कम टू दिस कंक्लूजन मैन? आई रियली वांट टू नो, हाउ डू यू कम टू दिस कंक्लूजन? I mean, I simply understand. Okay, you explain me. You are my teacher and I am your student. You explain me. Suppose this is a thermometer and I want to check fever. तो आप यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं, इतना आया तो बुखार है, इतना आया तो बुखार नहीं है। Is there any thermometer to evaluate कि कोई चीज सस्ती है या महंगी है? कैसे करते हैं? चैतन्य जी आप बताएं। अरे बिल्कुल सर, आप तो हमारे लिए खुद एक एग्जाम्पल है, आपको तो बताइए। गो अहेड। ओके 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 ओके, इसे कोरस आंसर नहीं दो, सबको मौका मिलेगा। हाँ जी मैम आप बताएं। हाँ हाँ, क्या लगता है आप कोई चीज खरीदते हैं तो कैसे लगता है कि ये सस्ती है महंगी? हाउ डू यू कम टू अ कंक्लूजन? हाँ सही जवाब, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सही शब्द क्या यूज हुआ है? सैटिस्फैक्शन। ऐसी है ना, क्या करें? यूटिलिटी। कैसे डिराइव करते हो यूटिलिटी? सैटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तेज धूप है, गर्मी है, ठंडा पानी मिलता है, भले ही 40 रुपया ले ले भाई बॉटल का, 50 रुपया ले ले, राजस्थान की तपती गर्मी में जब ठंडा पानी मिलता है, क्या मिलता है? सैटिस। वो पानी पीने के बाद जो अंदर से आवाज, समझ रहे हो? सैटिस्फैक्शन। पानी पूरी खाते हैं कहीं का, पानी पूरी खाने के बाद वो एक सैटिस्फैक्शन आता है ना, जब वो सैटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है? कभी कभी किसी को देखकर जो मिलता है, कभी कभी किसी को देख के लगता है वाह क्या देख लिया, और कभी कभी किसी को देखता है वाह क्यों देखा है। डिपेंड करता है। सैटिस्फैक्शन, राइट? You go to watch a movie. You pay suppose 400-500 rupees for ticket of that movie. After the movie gets over, you immediately give feedback. Understand? ये human psychology है। हम किसी भी चीज के लिए दाम देते हैं और हम तुरंत उसको कंपेयर करते हैं with the satisfaction derived, with the utility derived, with the value derived from it. YouTube पे सब कुछ फ्री है तो भी लोग वहां कर फुकट कमेंट करके चले जाते हैं। भाई वहां पैसा नहीं दिया है, पर लोग क्या समझते हैं? हमारा टाइम ही मनी है, तो हमने उसके बदले में कमेंट करके क्या एक्सप्रेस करना है? हमारा सैटिस्फैक्शन। बहुत बकवास पढ़ाते हो, सैटिस्फैक्शन नहीं मिला होगा या कुछ और ही मिल गया होगा उसको हमसे। बहुत बकवास पढ़ाते हैं। फिर कभी कभी लिखाता है पढ़ाना नहीं आता है क्या? नहीं सॉरी, आपके पापा सिखाना भूल गए थे। कोई लिखे देखा है टॉट वेरी वेल, अंडरस्टूड। ये सब एक्सप्रेशन क्या है? It is utility. It is the value derived. Please understand. These things are very important. Every consumer has this default software installed in it. वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तुरंत एक्सप्रेस करता है मूवी अच्छी नहीं थी पर थिएटर से पैसे वसूल कर लिए। आप करके दिखाओ, हम देखेंगे। ठीक है? मतलब आप देखो काफी लोग रिक्लाइनर्स की टिकट लेते हैं, वहां जाकर वो जो बटन होते हैं पूरा टाइम खेलते रहेंगे उसमें। ऐसा मूवी गई तेल लेने, समझ रहे हो? मूवी गई तेल लेने, पूरा टाइम रिक्लाइनर के बटन, मतलब मरे दम तक उसको यूज करेंगे, आखिरी समय तक, जब तक वो बटन चीख चीख के बोलेंगे अबे बस कर और कितना, जब तक वो यूज करेंगे। सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन को चूल भी बोल सकते हैं, है ना? होते हैं ना लोगों में कीड़ा। जिम के अंदर लोग जाते हैं, पता है आपको,
एक्सरसाइज कम, शोबाजी ज्यादा करते हैं। अमेजिंग। हमारे जिम में सब जने इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर बने, सब जने गिम्बल लेकर आएंगे, जिसका बजट है साथ में असिस्टेंट लेकर आएंगे, भाई सिर्फ फोटो खींचो, वीडियो बनाओ। कुछ लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ में लेके आते हैं, बस तुम मेरे फोटो खींचो। क्या है? यूटिलिटी है, सैटिस्फैक्शन है। आप समझ रहे हो? हर चीज में इंसान कंपैरिजन करता है, कितना दिया है और उसके बदले कितना मिला है, और दोनों का जो कंपैरिजन होता है वही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग को डिपिक्ट करता है। अब हम आते हैं कॉस्ट पे, प्राइस पे। प्राइस दो प्राइस होती है, एक होती है सेलिंग प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम लोग बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे बेचते हैं, खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे बेचते हैं। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, डू यू एग्री और नॉट? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग। भाई साहब, अगर कोई भी धंधा मुझे करना है, कोई भी बिजनेस मुझे करना है, तो वो धंधा और बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मुझे यह जानना जरूरी है कि क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। We are not talking about a not-for-profit organization over here, my dear friends. We are talking about a commercial organization. एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी? प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। डू यू एग्री विद मी? वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, और वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? इट इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। What is the meaning of net worth? Shareholders funds. What is the meaning of shareholders funds? It is share capital plus reserves and surplus. What is the meaning of reserves and surplus? Accumulated profits. Accumulated profits मतलब जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उसमें से जो मैंने बचाया है उसको कहते हैं accumulated profits। ये accumulated profit किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को। अगर मेरी कंपनी का accumulated profit बढ़ेगा तो मेरा शेयर का दाम बढ़ेगा, बराबर है। तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, मतलब मैं चाहता हूं इसको इंक्रीज करना। एग्री करते हो? अब इसको अगर इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा बताओ। अगर इसको इंक्रीज करना है तो दो ऑप्शंस है। बढ़ा सकते हैं क्या? वर्मा जी जरा खुल के बताएं, क्या क्यों कैसे, आप क्यों मना कर रहे हैं? अरे आप वर्मा जी है? हाँ, क्या वापस बोले? अगर डिमांड ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस इजीली बढ़ा सकते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कोई बता सकता है? हाँ जी सर। अजब बात, क्या बात है। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट यू आर द प्राइस टेकर, बट in a monopolistic market you are the price maker. Now what is a perfectly competitive market where there are many sellers for a similar product? आलू ले लो, कांदे ले लो। सब्जी मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, सेम प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर्स। तो क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि एक सब्जी वाला और दूसरे सब्जी वाले दोनों के प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंस हो, मेजर डिफरेंस हो? नहीं हो सकता। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट यू आर एब्सोल्युटली राइट, जिसने भी कहा ऑनलाइन, यू आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, कस्टमर इज द किंग। व्हाई? बिकॉज कस्टमर इज इन द पोजीशन टू डिक्टेट द टर्म्स। भैया सही रेट लगा रहा हो कि नहीं हो? देखो वहां पे जो बैठा है ना वो सही रेट लगा रहा है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में यू आर द प्राइस टेकर। देखो हर चीज लिखवा नहीं रहा हूं, थोड़ी चीज समझ लेना, कॉमन सेंस की बात। बहुत बढ़िया। तो प्राइस तो आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते हो। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, बहुत नींद आ रही है मैडम आपको? बहुत ज्यादा। चिमटी काटो थोड़ा उसके पास में। हाँ, आप भी काट लो ना एक साइड से। सर ना जान ना पहचान, कैसे काट लूं? ऐसी जान पहचान बनेगी। मारा है। मर्द जात नारी जात का भेदभाव मत रखो, चिमटी काट लिया करो डायरेक्ट। बहुत बढ़िया।
मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? हु इज द किंग? सेलर इज द किंग। एग्जाम्पल मोनोपोली का, रेलवेज, हाँ, डिफेंस। अरे यार ये तो इंडस्ट्री होगी, प्रोडक्ट का दो ना एग्जाम्पल। शाहरुख खान मोनोपोली नहीं है? हाँ, और विराट कोहली। अब एक ही टाइप का एग्जाम्पल दोगे यार, है? और बताओ, बहुत कम है। लेट मी टेल यू मोनोपोली। अंशुल सर, वाह, बहुत। क्या कुछ चाहिए मुझसे? मोनोपोली प्रोडक्ट के एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड है यार, क्योंकि आजकल मोनोपोली कुछ होता नहीं है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट किसी ने बनाया, तुरंत उसकी कॉपी लॉन्च हो जाती है, आपको पता है, तुरंत। मोनोपोलिस्टिक छोटू क्या लगता है, क्या एग्जांपल होगा? सर मैं पेंसिल रबड़ के आगे सोच ही नहीं पाती, मैं क्या मोनोपोली बताऊंगी आपको? क्या लगता है? और थिंक अबाउट इट। कोई टेक्नोलॉजी मोनोपोली नहीं है। एक बात बताओ, आज जो जोमैटो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनना, जोमैटो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपने देखा धीरे धीरे उसके चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे। अरे 1 किलोमीटर पे भी डिस्टेंस चार्ज फीस लगाता है, 1 किलोमीटर पे। पहले नहीं लगाता था। ओला वाले पहले सिर्फ किलोमीटर का पैसा लगाते थे, अब टाइम का भी पैसा लगाते हैं। आपके पास चॉइस है। मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली मोनोपोलिस्टिक है, बट ये जो मार्केट में बैठे हैं उसको कहते हैं ऑलिगोपोली। व्हाट इज ऑलिगोपोली? हाँ, वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स एंड स्टिल मेनी बायर्स। अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सेगमेंट देखोगे तो मेजरली कौन है? जोमैटो है और स्विगी है। अच्छा, अगर कैब्स में देखोगे तो भाई साहब ओला के अलावा उबर, ओला, दैट्स ऑल। और वैसे आपकी जानकारी के लिए, कस्टमरीली कितने सारे इसमें बिजनेस में लोग आके जा चुके हैं बट नहीं टिके। मुंबई के अंदर एक मेरू कैब भी चलता था, है ना? बहुत सारे कैब्स चलते थे, नहीं चले। जिनी कैब एक चलता था, वो भी बंद हो गया। बंद हुआ मतलब धीरे धीरे ये लोग उनको टेक ओवर करते चले गए। जुगनू भी चलता, हाँ जुगनू तो आई थिंक ऑटो भी चलता, रैपिडो, बट देयर आर फ्यू सेलर्स। तो एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस कैसे बिजनेस है? परफेक्टली कॉम्पिटेटिव बिजनेस है। समझ में आया? जब हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस हो गया परफेक्टली कॉम्पिटेटिव बिजनेस। कार का बिजनेस परफेक्टली कॉम्पिटेटिव बिजनेस, मोबाइल फोन का बिजनेस परफेक्टली कॉम्पिटेटिव बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस परफेक्टली कॉम्पिटेटिव बिजनेस, लैपटॉप बनाने का बिजनेस परफेक्टली कॉम्पिटेटिव। कोई भी बिजनेस अगर आप देखोगे तो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव बिजनेस है। सेलिंग प्राइस कंट्रोल में नहीं है। चलिए अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है, मुझे कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। कॉस्ट को कम पता है कब करेंगे? जब पहले पता चलेगा कि कॉस्ट होती कितनी है। एंड हियर आई इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कम टू योर रजिस्टर्स एंड राइट डाउन objectives of cost and management, या सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग लिखते हैं, एंड नहीं लिखते। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मजा आ रहा है सभी को? पक्का समझ में आ रहा है? चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक कर समझते हैं। मुझे कोई नया धंधा खोलना है, पानी पूरी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है बहुत चलता है आजकल, वड़ा पाव चल रहा है, डॉली चाय चल रहा है? मतलब हम तो फालतू ही है, हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे, रेडी टपरी डालेंगे हम भी कहीं तो, है ना? गोलगप्पे बेस्ट। पानी पूरी का धंधा करना है या एक पिज्जा का ठेला डालना है, दोनों में से कुछ तो करेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज पता है क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट असरटेनमेंट। What is the meaning of cost ascertainment? क्या मतलब है इसका? कितने का पड़ेगा? कॉस्ट पता लगाना, कितने का पड़ेगा, ये है कॉस्ट असरटेन। यार एक प्लेट पानी पूरी की कॉस्ट नहीं निकाल सकते। डू यू एग्री विद मी? मैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे भी आऊंगा मोस्टली आज या कल के लेक्चर में,
पानी पूरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले एक डिफाइंड क्वांटिटी में बनेगा और फिर बाद में उन क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्लेट से, तब जाकर हमें पता चलेगा कॉस्ट पर प्लेट। यार एक प्लेट में पानी कितना लगेगा, आई मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो नहीं कर सकते हो। तो आप ऑन एन एवरेज सपोज कर लो 1 लीटर आपने पानी बना लिया। अब 1 लीटर में जो पानी बना उसके हिसाब से पूरी लेकर आ गए, तो ये पानी पूरी का कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये जितनी पूरी आई है उसको हम नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड करके फिर कॉस्ट पर प्लेट निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहली चीज कॉस्ट असरटेनमेंट। चलिए बनाते हैं पानी पूरी, एक प्लेट की कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले मैंने, अब लिखना मत है, नहीं तो पानी पूरी की कॉस्ट लिखोगे बैठकर। 1 लीटर पानी, क्या कॉस्ट पकड़े, मिनरल वाटर पानी पूरी बनाएंगे हम, बिस्लरी का नहीं, अपन ऐसे छपरी ब्रांड लेंगे, 10 रुपए, 20 रुपए का कौन लेगा भाई, 10 रुपए है ना, 10 रुपए लीटर, ठीक है। फिर क्या लगेगा और बताओ, डायरेक्ट आलू, पानी में आलू डाल दोगे? अबे पहले पानी तो बनाओ। मसाले, हाँ मसाले, तो मसाले में बहुत सारे मसाले लगेंगे। हाँ, धनिया पाउडर लगेगा, लाल मिर्च लगेगी, ब्लैक सॉल्ट लगेगा, चाट मसाला लगेगा, जलजीरा पाउडर लगेगा, नॉर्मल नमक लगेगा। कितने के होंगे सारे मसाले? 1 लीटर पानी में जो भी मसाले गिरेंगे कितने के होंगे? देखो पूरा पैकेट तो यूज नहीं आएगा भाई, है ना, पूरा पैकेट तो यूज नहीं आएगा। 50 रुपए के मसाले, बहुत बोल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पकड़ लिया तो 10 रुपए। अरे यार आधा चम्मच तो लगेगा, उससे ज्यादा थोड़ी लगेगा, आधा चम्मच ही लगेगा। सी राइट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पानी, फिर पूरी का अलग से जोड़ेंगे, ठीक है। मसाला डाल दिया। अब हमारे जामुन भैया बोले इमली वाला पानी बनाना है, मेरा भी पर्सनल फेवरेट इमली वाला है, तो मैं यहाँ पे इमली की कॉस्ट लेता हूं 5 रुपया, ठीक है। अब पानी हमारा बनकर तैयार, पानी बन गया, नहीं बर्फ देते ही नहीं है यहाँ पे, नीचे वाला भी नहीं देता है, नींबू विम्बू आ जाएगा, चलो ठीक है। तो भी नींबू हिंदी में कैसे लिखते मेरे को नहीं पता, नींबू 5 रुपए। भाई बजट बहुत बढ़ा रहे हो रे तुम लोग, खत्म करो ना अब इतने में, हो गया जो है, जैसे खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ, चलो 30 रुपए का पानी। अब आलू मसाला, आलू ऐसे लिखते हैं या ऊ ऐसा होता है? आलू मसाला। अब समझना यार, 1 लीटर पानी में कितनी पूरियां खा सकते हो? अब अगर मैं एक एस्टिमेट लगाऊं तो पानी पूरी वाला जब 1 लीटर पार्सल देता है, 1 प्लेट पार्सल देता है, आई थिंक आधा ग्लास भर जाता है। ये ग्लास हो गया 200 ml का, तो 100 ml पे 1 प्लेट, 1 प्लेट मतलब 6 पूरी, तो 10 प्लेट हो जाएगी, मतलब 60 पूरी। तो 10 प्लेट के हिसाब से कितने का मसाला लगेगा? 2 आलू लगेंगे आई थिंक। आलू का क्या रेट चल रहा है अभी? 30 रुपए किलो, और 1 किलो में कितने आ जाते हैं? 6-7 आ जाते हैं। तो अगर 30 रुपए के 6 आलू, तो 2 आलू कितने के हुए? 10 रुपए के। और मसाला अगर पकड़ लो ऊपर 15 रुपए का आलू मसाला। अब आता है पूरी का पैकेट। हम एक पूरी का पैकेट लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल 50 पूरी का पैकेट आता है ना मार्केट में, कितने का आता है? 50 रुपए का आता है। ओके भाई, बाकी का खर्चा अभी मैं ऊपर गिन नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट 1 on 1, 30 + 15 + 50 95 रुपीज। कौन गिर गया भाई? हाँ बेटा, धंधा डाल थोड़ी रहे, भाग ही गया धंधा बनाने के लिए तुरंत। सर प्याज रह गए, नहीं हम जैन लोगों की पानीपुरी बना रहे हैं, मिर्चामी 2 ग्राम, प्याज नहीं खाते ये लोग। 95 रुपए। अब ये 95 रुपए में कितनी प्लेट पानीपुरी बनेगी? 10 प्लेट। अरे सर अभी तो हमसे मटेरियल पे आ रहे हैं, बेटा जज्बाती ना हो। 9.5 रुपए, ये 9.5 रुपए पर
प्लेट। मैं लेबर कॉस्ट क्यों नहीं ले रहा हूं? देखो भैया, पानी पूरी वाला पता क्या समझेगा, मैं तो खाली हूं, मैं घर पे बैठा होता था, इसकी जगह मैं पानी पूरी बेच रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपने देखा है जितने भी किराना दुकान वाले हैं राजस्थानी या गुजराती लोग हैं। ये राजस्थानी गुजराती लोग पता है क्या करते हैं, अपने गांव से जो खाली बैठे होते हैं ना लड़के, उनको उठा के लेके आते हैं, आजा बेटा आजा। उनको कोई सैलरी वैलरी थोड़ी देते हैं, उनको शौक होता है हाँ बड़े शहर में रहेंगे। उनको एक 1 BHK फ्लैट खरीदते हैं, उसमें 10-12 जनों को ठूसते हैं, उनको खाना पीना फ्री में मिल जाता है, 2-3 हजार रुपए महीने का देते हैं, इसके ऊपर देते नहीं है, तभी तो लेबर कॉस्ट सस्ती पड़ती है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो मैं अभी सिर्फ मटेरियल कॉस्ट कंसीडर कर रहा हूं, कोई ओवरहेड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। 9.5 रुपए हुआ, इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव। वो क्या है? कॉस्ट असरटेनमेंट। अब भैया जी मुझे जहां पर दुकान लगानी है वहां पे तो बंदा 10 रुपया प्लेट बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस तो फिक्स है। अब अगर मैंने भी 10 रुपया प्लेट बेचना है तो मेरा तो यार प्रॉफिट ही नहीं बचा, 50 पैसे प्रॉफिट। कैन आई वर्क इन दिस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट? नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां आएगा, कॉस्ट रिडक्शन। क्या है दूसरा ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट रिडक्शन। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट असरटेनमेंट। दूसरा आएगा कॉस्ट रिडक्शन। अब आते हैं कॉस्ट रिडक्शन पे। इस बिजनेस को एनालाइज करो, सभी जने शार्क टैंक इंडिया चल रहा है एकदम ऐसा। बिजनेस को एनालाइज करो, सोचो कैसे कॉस्ट रिड्यूस होगी। बोलो मत, सिर्फ सोचो। मैं पूछूंगा उससे, वो बोलेगा। मैं हूं आपका सस्ता शार्क, ठीक है? आप फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं मिलेगी, पर आशीर्वाद बहुत मिलेगा। हाँ जी सर, आप बताएं, विराट के पास जो बैठे हैं, कैसे कॉस्ट रिड्यूस करेंगे सर? 9.5 रुपए कॉस्ट आई है एक प्लेट की। हाँ हटा देंगे, नींबू भी। बट एक चीज है, कॉस्ट रिडक्शन शुड नॉट कम एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी, अदरवाइज यू विल लूज योर कस्टमर। कस्टमर पता है कैसा होता है? शेर होता है। कस्टमर को चाहिए ज्यादा और देना है कम। हम सभी कस्टमर हैं भैया, 2 सूखी पूरी मिलेगी, 2, उसकी तो कॉस्ट लेनी है अभी हमने। सोचो। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, ये जवाब मैं चाहता था सर। ये बिजनेस सस्टेनेबल तभी होगा जब ये बिजनेस बल्क में किया जाएगा। सर अगर आप 1 लीटर पानी पूरी बनाकर बेचना चाहोगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो। ये नीचे जो पानी पूरी वाला खड़ा होता है 10 रुपए में बेचता है, 10 रुपए के 4 देता है, शायद 4 या 5 जो भी देता है। आपको पता है ये कोई 1 लीटर थोड़ी बनाता है, ये बल्क में बनाता है। कितनी पूड़ियां लाता होगा? जो उसके सामने ये इतना वर्ल्ड कप जैसा खड़ा होता है, वो कितना होता होगा? कितनी पूड़ियां होती होगी उसमें? हाँ 400-500 पूड़ियां तो कम से कम होती होगी। आप पॉइंट समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट नहीं पढ़ा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसका मतलब क्या है? जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी चीजें सस्ती होती जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ी ना आलू कोई रिटेल दुकान से जाके लेके आएगा, ये आलू मंडी से जाके लेकर आएगा एक साथ पूरा बोरा भर के, ताकि 10-15 दिन 20 दिन यूज हो जाए उसके। जो 30 रुपया किलो आलू है वो उसको 10 रुपया किलो पड़ेगा। ये मसाले कोई क्या टाटा संपन्न के मसाले यूज करेगा एकदम उच्चतम दर्जे के? नहीं, ये लोकल मसाले यूज करेगा, सस्ते वाले। समझ रहे हो? चल रही है मिनरल वाटर का पानी पूरी है, तो मिनरल वाटर कौन सा? ये क्या 10 रुपए का लीटर लाएगा? अरे ये 20 रुपए में जो 50 लीटर आता है ना, वो मिनरल वाटर लेकर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू रिड्यूस द कॉस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, आर यू अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली? मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं। जिसको समझना है गाली देने दे भाई, मैं फुल टाइम पास करवा रहा हूं, समझ रहा है? मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ टाइम पास करवा रहा हूं। टाइम पास हो रहा है सबका? बहुत बढ़िया। तीसरा, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, अब क्या? ये जो कॉस्ट है ना, ये बड़ी नटखट होती है, ये धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेगी, मैं बढ़ जाती हूं। नहीं बढ़ने देना है आपको। वो रिड्यूस कॉस्ट को क्या करके रखना है? पकड़ के रखना है। उसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। सुम कैसे करते हैं कॉस्ट कंट्रोल?
कुशल गृहिणी होने के नाते जरा बताएं किसकी गृहिणी? नए बच्चे बेचारे ऐसे देख रहे हैं क्या ही चल रहा है क्लास में। बेटा धीरे धीरे सब पता चलेगा। सुम कॉस्ट कंट्रोल कैसे होती है? नहीं, देखो आपने कोई चीज की कॉस्ट रिड्यूस तो कर दी, अब वो जो रिड्यूस कॉस्ट है, आंसर मत कर भाई फोन अ फ्रेंड, और रिड्यूस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस्ड ही रहनी चाहिए, वो बढ़नी नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ मेरी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। कैसे? फिक्स प्राइस रखेंगे? नहीं नहीं, आप सवाल ही नहीं समझ पाए। ताऊ जी कैसे करेंगे? सवाल क्या था? ताऊ जी बोले क्या सवाल क्या था? बहुत बढ़िया। कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ जी, वाह बहुत बढ़िया आंसर है कि सर हम जो हमारा सप्लायर है ना उसके साथ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि पूरे साल भर के लिए आप मुझे इसी प्राइस पे सप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया आंसर है। और कोई? क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। बहुत बढ़िया। और है कुछ आंसर्स और है? थिंक कॉस्टिंग, सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस, थिंक अबाउट इट। और क्या है आंसर? कंपैरिजन ऑफ सप्लायर, इवैल्यूएशन ऑफ वेंडर। अरे बेटा ये 22 मार्क का थ्योरी है, पता है ना सबको, ये इसमें से ही आंसर निकलेंगे। हाउ व्हाट आर, अभी एग्जाम में आया अपने कल जो पेपर देखा है, हाउ कैन वी डू कॉस्ट कंट्रोल, ये आया कल के पेपर में। तो सोचो। हाँ चलिए, इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल वेंडर्स, अल्टरनेटिव सप्लायर्स। चलिए बहुत बढ़िया है। आप लोग आंसर बता रहे हैं, मैं उसका टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं। बहुत बढ़िया। सीजनल चेंज इन प्राइस को अवॉइड करें। अरे शिफाना माते, मैं वही तो पूछ रहा हूं कैसे। सीएमए रख लो। वाह बहुत बढ़िया, सलाम, सल्यूट, वाह बहुत बढ़िया। और बताओ। अरे खाया क्या नहीं कह सकता हूं, बल्क परचेजेस। बल्क अभी तो हमने क्या डिस्कस किया आलू के एग्जांपल में, बल्क परचेजेस विल इट नॉट हेल्प टू कंट्रोल योर कॉस्ट? हाँ, बट उसका डाउनसाइड पता है क्या है? अगर पेरिशेबल गुड्स है तो। अब जैसे दिवाली के समय मिठाइयां ज्यादा बनती है, इन मिठाइयों में क्या चाहिए? घी चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, 3 कॉमन इंग्रेडिएंट। क्या उसको जनवरी में खरीद के रख सकते हैं? नवंबर में दूध यूज करेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि पेरिशेबल होते हैं। सोचो। और रिड्यूस द डिस्टेंस। ओके दैट्स वन गुड आंसर। कॉस्ट कंट्रोल का एक तरीका, टाटा नैनो के हम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल यही चीज हुई है, रिड्यूस द डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। और सर ने बोला बोलने का मतलब बोलने का, कुछ भी बोलने का मतलब बोलने का। ओके, कैन आई से वन ऑफ द अनदर मेजर ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज इन हाउस प्रोडक्शन? थिंक अबाउट इट। मैं आपको आपका दिमाग सही दिशा में चलाने की कोशिश कर रहा हूं। इन सर दिशा के लिए तो हमारा दिमाग वैसे भी बहुत चलता है, दिशा पटानी नहीं है ना अपने को, यहां पे दूसरी दिशा में जा। कॉस्ट रिडक्शन का अनदर मेजर क्या है? इन हाउस। बहुत सारे रेस्टोरेंट भाई पता है क्या करते हैं? खुद सब्जियां उगाते हैं। अच्छा, वो 2 तरीके से बेनिफिट करता है। एक तो लोगों को बोलने को होता है ऑर्गेनिक सब्जी है हमारे यहाँ, ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, नहीं नहीं नहीं, नो फर्टिलाइजर नथिंग, ऑर्गेनिक। दूसरा क्या है? इन हाउस, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और बताओ। एलिमिनेट इंटरमीडियरी। बहुत बढ़िया है। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। बहुत बढ़िया आंसर है। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है, जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, वो चेन ऑफ रेस्टोरेंट थोड़ी किराना के दो। भाभी सपोज हमारे छोटू जाती है डोमिनोज में एक ऑनियन पिज्जा खाने के लिए, डोमिनोज वाले बोलते हैं ऑनियन खत्म हो गया। कोई बात नहीं छोटू, बच्चों को नाराज नहीं करते, सामने जाएंगे ठेले पे जाके 1 किलो प्याज लेके आएंगे। ऐसा करते हैं क्या डोमिनोज वाले? सारा के सारा सेंट्रलाइज परचेज होता है। हाँ अच्छा, जैन है वो, चलो कोई इसीलिए सेंट्रलाइज परचेज होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग? टर्म्स अपने दिमाग में डालना, जहां पर एक सिंगल पॉइंट होता है परचेजिंग का। रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम वन प्लेस एंड देन इट इज सप्लाइड। डोमिनोज में कहीं पे भी टेस्ट कर लो, टेस्ट आपको सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलता है? क्योंकि सेम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल होता है। कॉस्ट रिडक्शन करना है दोस्तों, लेकिन ये हमेशा याद रखना, कॉस्ट रिडक्शन शुड नेवर कम एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी। नहीं तो कस्टमर चला जाएगा भाई,
कस्टमर कब आएगा? जब आप उसको कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन से क्या करोगे? कुछ ज्यादा दोगे। आप में से 80% लोग, 85% लोग इंदौर के बाहर के हैं। आप लोग अपने शहरों में क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते थे? गिव मी आंसर ऑनेस्टली। आराम से कर सकते थे। ऐसा एक शहर नहीं होगा जहां पर क्लास नहीं होगी सीए की। आप सब लोग अपना शहर, अपना घर, अपना कंफर्ट सब छोड़कर इंदौर आए हैं। कुछ तो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही होगी तभी आए हैं। क्यों आए हैं इंदौर? मेरे लिए आए। थैंक यू सो मच। यही जिम्मेदारी मुझे एहसास दिलाती है। थैंक यू सो मच। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है ना भाई, क्या मिलेगा? कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ एडिशनल मिलेगा। और यही चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है कि भाई कुछ भी चले। कल हमारे सर ने मेरे को कहा क्लास होने के बाद, सर हाउ कैन यू स्माइल फॉर द एंटायर 2 hours? हाउ यू कैन बी सो एनर्जेटिक फॉर एंटायर 2 hours? आई गिव यू आंसर, यू गाइज आर सोर्स ऑफ माई एनर्जी मैन. I told you when you were not here after group 1 classes, I used to come to this class. I used to imagine कौन कहां बैठा होता है, और वो देखकर मुझे याद आता है कि नहीं बॉस, 3 तारीख से जब क्लास चालू होगी ना, तो 3 तारीख के बाद मुझे मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि हर एक बच्चा जो यहां बैठा है, 3000 बच्चे जो ये सेशन देख रहे हैं, लाइव रिकॉर्डेड सब, ये 3000 बच्चे मेरे पीछे आए हैं, तो जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हो? तो ये समझना है कि कॉस्ट रिडक्शन शुड नॉट बी एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मिलती है, कहीं पापड़ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, कहीं सैलेड कॉम्प्लीमेंट्री, कहीं उसका भी पैसा चार्ज करते हैं, कहीं मिनरल वाटर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो कहीं उसका चार्ज लगाते हैं। आप समझ रहे हो? ये डिपेंड करता है। कहीं पार्किंग का, किसी मॉल में आप देखिए पार्किंग का पैसा लेते हैं। किसी मॉल में ये टर्म्स होता है कि पार्किंग का पैसा लिया है, अगर आपने इतने की शॉपिंग की है तो आपको पार्किंग का पैसा रिड्यूस करके मिल जाएगा। कहीं ठेंगा मिलता है, तुम गाड़ी काय को लाए तुम्हारी प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो? बिजनेस को समझने की कोशिश करो। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ मेजर और द वेरियस मेजर्स टेकन टू होल्ड योर रिड्यूस्ड कॉस्ट. Cost reduction is a continuous activity. Cost control is a permanent activity. मार्क करके रख लेना, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल. आईसीआई मॉड्यूल चैप्टर नंबर 1 आज आपको पढ़ना है, आज से चालू करना है. और अभी बता रहा हूं, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में नियम है, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, कल के लेक्चर में उस पर एमसीक्यूज लूंगा मैं क्लास चालू करने से पहले. 8 बजे से 8:10 पे, जो लेट हुआ उसका गया. समझ में आया? जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूं, जो भी क्लास में आज डिस्कशन हो रहा है, इसके ऊपर कल एमसीक्यूज होने वाले हैं. डेली हम लोग इस तरीके से तैयारी करने वाले हैं. तो आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ना है. अभी बता रहा हूं, खोपड़े में कुछ नहीं जाएगा. मत जाने दो, मत जाने दो, तो भी पढ़ने का. उसको 3 रीडिंग देना है. आईसीआई मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 1 को कितनी रीडिंग्स देनी है? 3 रीडिंग्स देनी है. पहली रीडिंग आप आज करेंगे, 40 पेज का चैप्टर है. ठीक है, क्लियर हो गया? पर पूरा नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा. ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग के. इसके अलावा 2 ऑब्जेक्टिव और है. लिखिए चौथा, ascertainment of selling price. Ascertainment of selling price. Do you agree with me? अब हमने वो इक्वेशन देख लिया यार कि सेलिंग प्राइस मेरे कंट्रोल में नहीं है, और अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे किस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा? कॉस्ट को. अब अगर मुझे कॉम्पिटेटिव मार्केट में आगे बढ़ना है, आई वॉन्ट एज ओवर माई कस्टमर, 2 तरीके हैं इसके. एक, सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखकर मैं अपनी वैल्यू ऑफरिंग को बढ़ा दूं. टर्म्स को सुनना, समझना. सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखकर मैं अपनी वैल्यू ऑफरिंग बढ़ा दूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफरिंग? वैल्यू ऑफरिंग मतलब जो कस्टमर को वैल्यू मिलती है वो. तो मेरा पानीपुरी का धंधा है, मैंने सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रखी है 10 रुपए. वैल्यू ऑफरिंग में कैसे बढ़ा सकता हूं? 2 सूखी पूरी मिलेगी. एक प्लेट में 2 सूखी पूरी मिलेगी. और क्या वैल्यू ऑफरिंग बढ़ा सकता हूं? नॉर्मल पानीपुरी वाला हाथ पोंछने के लिए न्यूज़पेपर देता है, मैं टिश्यू पेपर दूंगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिमाग चलने लगा है.
ये फिर से कह रहा हूं, ये 2 दिन 3 दिन जो है ना, सिर्फ आपके अंदर दिमाग में वो जो चक्रा है जो जम गया है उसको घुमाने के लिए है। और क्या हो सकता है? वैल्यू ऑफरिंग क्या बढ़ा सकता हूं? अलग अलग टाइप के फ्लेवर, मल्टीपल फ्लेवर। पानी पूरी का इन्वेंशन ऐसे ही तो हुआ होगा। अरे आप सोचो तो सही भाई साहब, धंधा कैसे बनेगा? अरे वहां लिख देंगे सीए पानी पूरी वाला, मार्केटिंग है। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये देखो मेरी डिग्री लटकाई है यहाँ पे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सनदी लेखाकार आपको पानी पूरी खिला रहा है अपने इन्हीं हाथों से, जिसे कॉस्टिंग, एफएम, टैक्सेशन, ऑडिटिंग पढ़ा है, उससे पानी पूरी खिला रहा है। ठीक है, और वैल्यू ऑफरिंग कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो जाऊं, चलो मेरे को एंटरटेन, हाइजीन। अरे भाई साहब, मैं मिकी माउस बन के पानी पूरी खिलाऊंगा। आप समझ रहे हो? कस्टमर के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मैं मिकी माउस बन जाऊंगा। भाई कस्टमर को अट्रैक्ट करने का है, कुछ भी करना है। आपने देखा है काफी रेस्टोरेंट्स में, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में, दे यूज बनाना लीफ इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। Isn't it a value offering? Think about it. Isn't it a USP? What is the full form of USP? Unique selling proposition. अरे कस्टमर अट्रैक्ट होके, अरे मैंने आपको एक दिन बताया था, यहाँ क्लास के पीछे कोर्ट है, कोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट है, वहां पे ट्रेन से खाना सर्व होता है। वहां पे टेबल जो है ना, टेबल को नाम दे रखा है ना, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, और सब सब टेबलों के बीच में ट्रेन की पटरी बना के रखी है। अब किचन से ट्रेन निकलती है जिसपे खाना आता है। आपने जो भी सब्जी, जो भी रोटी ऑर्डर की है ना, वो वेटर नहीं लाता है, वो ट्रेन से आता है। और फिर उसकी अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की गाड़ी अब प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे आएगी। और आपके टेबल के सामने ट्रेन आकर रुक रही। अब मेरे को बताओ, उससे खाने में कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी एक यूएसपी नहीं है? क्या यूएसपी है कि कस्टमर को एक अलग एक्सपीरियंस। लोग पता है किस चीज का पे करते हैं? एक्सपीरियंस का। लोग स्पा में क्यों एक्सपीरियंस का पे करते हैं? टेल मी, व्हाई डू पीपल गो एंड स्टे इन अ होटल? होटल इंडस्ट्री बहुत अमेजिंग है, एमएमटी को हम केस स्टडी बनाकर डिस्कशन करेंगे। होटल इंडस्ट्री, 500 रुपए का कमरा भी मिलता है। आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा कमरा कौन सा है? मेरा व्लॉग नहीं देखा है आपने, व्लॉग देखना। दुबई में एक होटल है, उसका नाम है बुर्ज अल अरब। उसके एक कमरे का एक रात का चार्ज है 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपीज पर नाइट। वो पूरे कमरे का टूर करवाया मैंने व्लॉग्स में, दुबई टूर, दुबई व्लॉग्स में देखना। 24 लाख रुपए। पीपल पे फॉर व्हाट? क्या वो वहां से कुछ घर पे लेके आ रहे हैं क्या? एक्सपीरियंस। वैल्यू ऑफरिंग का पॉइंट समझना। वैल्यू ऑफरिंग मतलब क्या? एक्सपीरियंस। अरे 50 रुपए के थिएटर में भी लोग जा सकते हैं, पीवीआर आइनॉक्स में क्यों जाते हैं? जतिन सर ने बताया कुछ तो भी यहाँ पे ना, एक वीआईपी, आई थिंक सिनीप्लेक्स वीआईपी या ऐसा कुछ तो टिकट मिलता है। वहां 1000 रुपए की टिकट है, वहां जाते हो तो आपको बहुत स्पेशल फील होता है। मतलब आपको एक स्टाफ मिलता है जो आपके बोलने पे कोई भी चीज लेके आता है। वो 1000 रुपए लोग पे करते हैं। 50 रुपए में भी मूवी की टिकट हो सकती है ना भाई? है क्या इंदौर में कोई ऐसा थिएटर है क्या 50-100 रुपए वाला? होगा, कोई तो होगा, है ना? मतलब कस्टमरीली भाई, मैं भी हॉस्टल में था तो हमारे हॉस्टल के सामने लक्ष्मी टॉकीज था, विजय टॉकीज ऑन लक्ष्मी रोड। हम 40 रुपए में टिकट देखते थे। फ्राइडे को कितनी भी बकवास मूवी लगे, पूरे हॉस्टल की बुकिंग पक्की थी, रात का 9 का शो, पूरा हॉस्टल। स्टूडेंट लाइफ है यार, एंजॉय कर रहे हैं, मूवी से लेना देना ही नहीं होता था। पहले ही वो टिकट वाले को फोन करते थे 40 टिकट बुक करके रखने का। 40 लोग थे हॉस्टल के, सब जने जाते थे, भले ही सो जाते थे वहां जाके, पर रात को 9 का शो पक्का, हर फ्राइडे फिक्स्ड। 40 रुपए में भी तो टिकट से मूवी देखते हैं। व्हाई डू पीपल पे सो मच? व्हाट इज द रीजन? एक्सपीरियंस। हवाई जहाज है, हवाई जहाज में अलग अलग कैटेगरी की टिकट्स होती है, इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास। अबे प्लेन तो एक जगह से वहीं पे जाएगा ना। पीपल व्हाई दे पे एक्स्ट्रा? एक्सपीरियंस, कंफर्ट, सर्विसेस, दे पे फॉर सर्विसेस। यार दोस्त, मुझे अगर अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, ध्यान से समझना, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे सबसे पहले सोचना होगा कि मैं अपने कस्टमर को क्या यूएसपी दे सकता हूं। मैं 2016 से लेंस कार्ट का कस्टमर हूं
और मैं दिल से बता, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, मतलब इससे बेस्ट सर्विस कोई दे ही नहीं सकता। आप में से कोई यूज करता है लेंसकार्ट? ओके, मैं बताता हूं क्यों, मैं क्यों लेंसकार्ट का फैन हुआ। मेरे ये जो स्पेक्स हैं जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिमलेस स्पेक्स, इसमें फ्रेम नहीं होती है, मतलब जो स्पेक्स की फिटिंग होती है वो डायरेक्टली ग्लास पे फिटिंग होती है। अब ये बहुत सेंसिटिव चीज है, क्योंकि आप जब भी चश्मा खोलोगे पहनोगे तो वो सीधा उसका इंपैक्ट आएगा ग्लास पे। मैं जब बहुत छोटा था तभी मुझे चश्मा लग गया था, और मैंने जब चश्मा पहनना चालू किया तो रिमलेस जब मैंने लिया, हर दूसरे दिन चश्मा टूटता था। दूसरा प्रॉब्लम, ये रिमलेस चश्मे में जो होल्स होते हैं ग्लास पे, ये होल्स अनइवन होते थे, मतलब ये चश्मा ऐसा हो जाता था, समझ रहे हो आप, क्योंकि वो होल्स ऊपर नीचे हो गए। लेंसकार्ट पता है क्या करता है, लेंसकार्ट के सारे चश्मे रोबोट से बनते हैं, मतलब सारी फिटिंग जो है रोबोटिक फिटिंग होती। पहली बार जब लेंसकार्ट का चश्मा ऑर्डर किया तो चश्मे के साथ स्क्रू ड्राइवर आया। अब जैसे ये चश्मा है, मैं रेगुलर पहनता हूं, ये देखिए एकदम लूज हो गया। अब ये क्यों लूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रू है, वो स्क्रू लूज हो गया। उनको पता है ये चीज होगी, तो उन्होंने चश्मे के साथ एक स्क्रू ड्राइवर भेजा। हाउ थॉटफुल इट इज, थिंक अबाउट इट, इजंट इट थॉटफुल, इजंट इट अ यूएसपी? ट्रस्ट मी गाइस, ना मुझे नंबर को लेकर प्रॉब्लम हुई, ना मुझे फिटिंग को लेकर प्रॉब्लम हुई। आज भी लेंसकार्ट का ओपन ऑफर है कि अगर आपके पास लेंसकार्ट का चश्मा है, आप लेंसकार्ट के कस्टमर है, लाइफ टाइम फ्री सर्विस मिलती है आपको। आपका चश्मा डिसअलाइंड हो गया है, कुछ भी हो गया है, आप सिर्फ लेंसकार्ट स्टोर में जाइए, आपका आई चेकअप फ्री होता है। आई चेकअप के लिए जहां, हाँ घर पे तो आते हैं उसके 100 रुपए लेते हैं, बाकी आई चेकअप फ्री है। आप देखिए 300 400 500 रुपए लगते हैं अगर आप एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे तो, और लेंसकार्ट वाले फ्री में करते हैं। आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, उनका गोल्ड मेंबरशिप जो है वो तो वर्थ टेकिंग है, क्योंकि उस पर बाय वन गेट वन ऑफर होता है। आप एक चश्मे का दाम दोगे, लिटरली उसमें आपको 2 चश्मे मिलेंगे। और जो चश्मिश है मेरी तरह, उनको पता है भाई बैकअप चश्मा तो चाहिए ही होता है, कभी भी एक हाथ चश्मा निकल लिया तो हम तो इतनी बारिश के हो रहे हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है ना भाई, दिखाई नहीं देता है। आई एम टेलिंग यू अमेजिंग। आपने कभी उसका ऐप यूज नहीं किया, करके देखना, आपको पता है चश्मे लेने में सबसे बड़ा हेडेक होता है, ये फ्रेम मेरे ऊपर सूट होगी या नहीं होगी। उन्होंने अपने ऐप के अंदर एक एआई डेवलप किया है जिसमें आपका डिटो बन जाता है, मतलब आपका फेस बनता है और आपके फेस पे सारी फ्रेम्स लगी हुई आ जाती है। आप अपना फोटो देख सकते हो विद 10,000 फ्रेम्स, आपको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं। आप अपना मुंह को ऐसा टर्न कर सकते हो, ऐसे डंडी दिखेगी, इधर टर्न कर सकते हो, ऐसा पूरा। यार इजंट इट अमेजिंग? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द बिजनेस ऑफ डी मार्ट। किसने सोचा होगा कि एक दिन डी मार्ट का बिजनेस जो है ये किराना दुकान को रिप्लेस कर लेगा? क्या किया उन्होंने? आप में से किसी ने आंसर दिया था डायरेक्ट परचेज करते हैं, एलिमिनेट द इंटरमीडिएरीज, आंसर दिया था, किसने दिया था? हाँ, एलिमिनेट इंटरमीडिएट। डी मार्ट ने भाई वही तो बिजनेस किया। डी मार्ट सीधा प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। ये जो बिजनेस चला है बिग बास्केट का, बिग बास्केट के बिजनेस में आप देखिए क्या है, ये अपनी दाल, अपने चावल, ये सब कुछ जो पैक कर कर बेचते हैं, कैसे पैक करके बेचते हैं, ये खुद खरीदते हैं। अरे पुराना जमाना देखो, दादी नानी ये लोग घर में जब दादा चावल दाल लाते थे, उनके 2-4 दिन निकलते थे उसको साफ करने में। आजकल मम्मी को साफ करना पड़ता है, मार्केट से जो भी प्रोडक्ट आता है साफ। ये एक यूएसपी था, ट्रस्ट मी। जब डी मार्ट और बिग बाजार बिजनेस में आए थे, उनका यूएसपी क्या था? पैकेज्ड फूड। They were charging extra, but people were ready to pay. Don't you think so? The consumer behavior has become such that consumer is ready to pay extra. Consumer is ready to pay for value offering, for USP, for an experience, for a satisfaction. Consumer is ready to pay. अगर ऐसा नहीं होता था ना तो दोस्त, आज लोग 1.5 लाख रुपए की बाइक नहीं खरीदते थे। आज स्टूडेंट भी आप देखोगे एक 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदता है। परचेज कैपेसिटी है तभी तो खरीदता है, नहीं तो कैसे खरीदता था। तो चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? असरटेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, आप मुझे बताना डू यू एग्री विद मी और नॉट। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, a seller may charge
a higher selling price for the same product? सही जवाब, yes sir, if it has an additional value offering, yes, if it has a unique selling proposition. वायरल वड़ा पाव गर्ल, क्या नाम है, चंद्रिका दीक्षित, जो कि इंदौर से बिलोंग करती है। इतना बेसन फेंकेगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। 50 रुपए का वड़ा पाव बेचती है दिल्ली में। पुणे में वड़ा पाव कितने का है मैडम, अपन खाते हैं पुण्यात किती केवढ्याचं, 12 रुपए का। आपको पता है इंदौर में भी मेरा मन होता है कभी कभी वड़ा पाव खाने का। एक बहुत फेमस दुकान है मुंबई ऑन द स्ट्रीट या मुंबई वड़ा पाव नाम से, मैं वहां से मंगवाता हूँ, अच्छा वड़ा पाव इसका। वो 40 रुपए का वड़ा पाव बेचता है इंदौर में, 40 का वड़ा पाव। वही वड़ा पाव पुणे में 10 रुपए 12 रुपए का मिलता है। My dear friends, for a competitive product, you may charge a higher selling price if your value offering is better. पुणे के अंदर जहां 10-12 रुपए का वड़ा पाव मिलता है, वहीं पे कुछ ऐसे वड़ा पाव वाले हैं जो 20 रुपए का भी बेचते हैं और लोग खरीदते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफरिंग। मुंबई का एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है आर भगत ताराचंद, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। Whenever you go to Mumbai, do visit. एब्सोल्युटली अमेजिंग रेस्टोरेंट आर भगत ताराचंद। वो एक चपाती का मतलब फुल्का, नॉट तंदूरी रोटी, फुल्का 200 रुपया चार्ज करते। पीपल पे। मैं खुद बता रहा हूं, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ आरबीटी। वेन आई गो टू आर मुंबई, आई डेफिनेटली गो टू आरबीटी। मतलब अमेजिंग है यार, इट्स जस्ट अमेजिंग। 200 रुपए एक फुल्का, and it's literally this much size, but when they give that fulka, it's so soft, it is so thin, and it this much butter in that pieces में भी देते हैं। आप पॉइंट समझ रहे हैं? In a competitive market, you may charge higher selling price for a better value offering or USP. Is this clear? पक्का समझ में आ रहा है? चलिए 5वां ऑब्जेक्टिव लिखिए। हेल्पिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं एकाग्रता ऐप पे, यूट्यूब पे, आप सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कंपनी के लिए लेते हैं कुछ डिसीजंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दे आर दोज पीपल हु प्रिपेयर द पॉलिसीज फॉर द कंपनी। डू यू एग्री विद मी? डोंट यू थिंक सो? टू टेक एनी डिसीजन यू नीड लॉट ऑफ डेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग helps the management to take decisions on the basis of the cost data. That's very important. दुबई में हल्दीराम का शोरूम है। अब उसको पता है कि जब दिवाली आएगी तो दुबई में बहुत भारतीय रेजिडेंट्स रहते हैं, तो एकदम से मिठाई का सेल बढ़ेगा। इंडिया में भी बढ़ता है, दिवाली के आसपास एकदम से सेल बढ़ता है, दुबई में भी बढ़ेगा। अब दुबई में अगर उसको इंडियन मिठाई देनी है, आपको नहीं लगता उसको पहले से तैयारी करनी पड़ती होगी, जैसे कि इंडिया से सही रिसोर्स लेकर जाना? तो अगर उसको घेवर बेचना है तो उसको राजस्थानी हलवाई चाहिए, अगर उसको रसगुल्ला बेचना है तो उसको बंगाली हलवाई चाहिए। आप समझ रहे हो? कोई और स्टेट की मिठाई बेचनी है तो उधर का एक्सपर्ट हलवाई चाहिए। तो मैं इवन दो अभी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे बात नहीं करना चाहता था, बट देखो धीरे धीरे पहुंच गए। एम्प्लॉइज, लेबर, उसको उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मटेरियल सोर्स नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं और मैं मानता भी हूं, सही है। आप एग्री किया था कि नहीं बताइएगा। अगर सेम इंसान दो अलग अलग जगह पर सेम डिश बनाने की कोशिश करेगा तो टेस्ट में डिफरेंस आता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वाटर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मटीरियल। डू यू एग्री विद मी?
अभी हमने बात किया है सेंट्रलाइज परचेजिंग की, कि डोमिनोज, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, इनके टेस्ट में चेंज क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सारा मटेरियल एक जगह से खरीदा जाता है, एक जगह से सप्लाई होता है। दोस्तों आपको पता है, आप एक बार सोच के देखिए, ये जो बिजनेस है ये बहुत सेंसिटिव नहीं है। अगर किसी एक कस्टमर के पिज्जा में कुछ गलत निकल जाए, कोई पिन निकल जाए, कोई कॉकरोच निकल जाए, कुछ निकल जाए, इनके पूरे ब्रांड की, गुडविल की बैंड बच सकती है, बिल्कुल बच सकती है। हाउ डू दे टेक केयर ऑफ दिस? कैसे ध्यान रखते हैं? अरे घर में मम्मी खाना बनाती है तभी बाल कंट्रोल में नहीं रहते, तभी 2-4 बाल सब्जी में गिर जाते हैं। ये डोमिनोज के पिज्जा में बाल क्यों नहीं दिखते? हाउ डू दे? हाँ, बिकॉज दे हैव मेड सच प्रोसेसेस, प्लीज अंडरस्टैंड, दे हैव मेड सच सिस्टम्स। मालिक को दुकान पे आने की जरूरत ही नहीं है। इट इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय सिस्टम्स, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनीज एक्ट में पढ़ा है ना, परपेचुअल सक्सेशन। पीपल मे कम एंड गो बट द कंपनी शुड रिमेन फॉरएवर। इट शुड बी ड्रिवन बाय द प्रोसेसेस, नॉट बाय द पीपल। रॉ मटेरियल में कुछ खराबी क्यों नहीं है? कांदा सड़ा हुआ आ गया कुछ, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है, एक जगह से परचेजिंग होती है। आपको जान के हैरानी होगी, ये 5 स्टार होटल्स जो है, यहां पर आप देखते हैं ब्रेकफास्ट में अगर जो सैलेड्स कटी हुई होती है, जो फ्रूट्स कटे हुए होते हैं, ये वो खुद नहीं काटते हैं। आपने देखा, बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस के कटे हुए होते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपनीज जिसका काम होता है सिर्फ फ्रूट की कटिंग करके पूरे होटल्स को सप्लाई करना। ट्रस्ट मी गाइस, मतलब इंदौर में भी है, पुणे में भी थे, बैंगलोर में भी है, हर जगह है। तो जैसे एक बंदा है, वो बंदे का काम है सिर्फ टमाटर सप्लाई करना, स्लाइस्ड टोमेटोज इन ऑल द 5 स्टार्स ऑफ द सिटी। ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर। वो बंदे के पास मशीन्स है, टेक्निकल नो हाउ है। वो बंदा टमाटर को बराबर स्लाइस करता है, और वो स्लाइस्ड टोमेटोज जो 5 स्टार होटल्स के बुफे पे सजाए जाते हैं ना, वो एक लेवल के होते हैं। अपने घर में देखो, एंड बैंड कैसे भी कट जाते हैं, कभी तो काटने की जरूरत नहीं। अजय, टमाटर जो होता है, आप देखो उसके 2 साइड में टोपी बनी हुई होती है, ऐसे हरे कलर की। 5 स्टार होटल में कभी आप जाते हो, ये टोपी वाले टमाटर दिखते हैं आपको? नहीं। घर में जब स्लाइस करती है मम्मी, तो वो टोपी वाला भी एक स्लाइस होता है। 5 स्टार होटल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखते हैं। वहां पर पाइनएप्पल खाओगे, उसमें कभी कांटा नहीं निकलेगा, घर में कांटा लगा होता ही, बिकॉज क्वालिटी दे मेंटेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई टमाटर मैं लाकर काटूंगा तो देखो, कॉस्ट रिडक्शन हर जगह नहीं होता है। देयर इज अ ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड। एक सप्लायर है पूरे शहर को जो सिर्फ ककड़ी प्रोवाइड करता है। कैन यू बिलीव? इतना धंधा है, इतना बिजनेस है हमारे आसपास, हमको पता ही नहीं। भाई मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, everything is not just अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा. There are so many businessmen जिनके बारे में हमने सुना नहीं है, और अनाप पैसा होता है। पुणे का पोर्श का केस देख लो, अबे 18 साल का लड़का पोर्शे चला रहा है, 17 सॉरी, पोर्शे चला रहा है, कितना पैसा होगा भाई? अब उनका नाम कभी सुना है क्या अपन ने? नहीं ना। There are businesses and there are businessmen which are not discussed. Again, I'm telling you, while studying, especially cost accounting, FM, you have to keep your horizon very wide and open. You have to see the business around you. आप सबने रोलेक्स घड़ियों के बारे में सुना। घड़ी का बिजनेस परफेक्टली कॉम्पिटेटिव नहीं। 150 रुपए में घड़ी मिल जाएगी मनीष मार्केट मुंबई में, राजवाड़ा में भी मिल जाएगी, टाइम तो वही बताती है। क्यों खरीदते हैं लोग रोलेक्स की घड़ी? कितने की आती होगी रोलेक्स? 7-8 लाख के नीचे नहीं आती है। क्या होता, क्या होगा एसएस में? ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू से क्या लेना देना? क्या है ब्रांड वैल्यू से लेना देना? वाई डू पीपल पे? सिंपल क्वेश्चन। हाँ, किसी ने कुछ कहा आंसर? हाँ, बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन अदर्स एंड देमसेल्फ। यू आर राइट। देयर वाज अ टाइम where BMW and Mercedes were available only with film stars and cricketers. The moment it became available to the general public, they have shifted to Range Rover.
they have shifted to Rolls Royce, they have shifted to Lamborghini. उन लोगों के पास BMW, मर्सिडीज है, वो उसको नॉर्मल कार की तरह यूज करते हैं. किसी ओकेजन में जाना है, पार्टी में जाना है, तो फिर वो रॉल्स रॉयस यूज करते हैं, लैम्बोर्गिनी यूज करते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट दैट एक्सक्लूसिविटी, दैट डिफरेंशियल फैक्टर. यार रोलेक्स की घड़ी 10-10 लाख रुपए पे करते हैं लोग फॉर दैट डिफरेंशियल फैक्टर. पीपल may pay different amount of rent for different localities in a city. Why do they pay? Exclusivity, that differentiating factor. तो please understand objectives of cost and management accounting. पहला क्या है? Cost ascertainment. दूसरा है cost reduction. तीसरा है cost control. चौथा है ascertainment of selling price. पांचवा helping management and decision making. आपके पास वहीं पे पेंसिल से लिख के रखिएगा, आईसीआई स्टडी मटेरियल पेज नंबर 1.4 आपको आज पढ़ना है. ICAI स्टडी मटेरियल पेज नंबर 1.4. ये देखिए, ये मॉड्यूल का पेज नंबर 1.4. 2-3 पेजेस है, बस ये 2-3 पेजेस आपको पढ़ना है. चलिए, बहुत बढ़िया. पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको. कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? पक्का 100%. सर, नॉर्मल घड़ी सिर्फ टाइम बताती है, लग्जरी घड़ी इंसान का टाइम कैसा चल रहा है वो बताती है. भाई साहब, वाह, क्या डेंजर डायलॉग मारा. वेरी गुड अश्विन भाई, अमेजिंग, जबरदस्त. उसके लिए भी काबिलियत चाहिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. सही चीज को सही समय पर यूज करना, यह भी एक कला है जामुन भैया. बहुत बढ़िया, बहुत सही डायलॉग मारे हो भाई, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग. चलिए, अब मैं आपको अगली चीज जो सिखाने जा रहा हूं यहां पर, वो है कॉस्ट मैट्रिक्स. अब ये कॉस्ट मैट्रिक्स होता क्या है अभी हमें पता नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पिज्जा बनाना पड़ेगा. और पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिज्जा देखना पड़ेगा. नहीं, आप ऐसे वर्चुअली देख लेंगे. मेरे को खर्चा करना पड़ेगा? नहीं सर, मैं क्या खर्चा करने वालों में. आपके जो परमानेंट पार्टी देने वाले लोग थे, आदर्श भाई जोशी, वो अब हमारे बीच नहीं रहे. हाँ, गौर से देखिए इसको. हाँ, मैं उनकी कमी पूरी, बस मैं मॉरली कमी पूरी कर सकता हूं, डोंट वरी. गौर से देखिए इस पिज्जा को. जैन लोग आंखें बंद कर ले, क्योंकि इसमें प्याज है. अंश कह रहा है मैं तो कच्चा इंसान खा जाता हूं, प्याज की क्या बात कर रहे हो सर. चलिए, तैयार है सभी लोग पिज्जा बनाने के लिए? पक्का? अब विजुअलाइजेशन चेक होगा, किसका कितना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है. चलिए, एक एक कर लिस्ट डाउन करते हैं. इमेजिन कर लीजिएगा कोई भी डोमिनोज स्टोर. मेरे को घर वाला पिज्जा नहीं चाहिए भाई, वो एकदम ऐसा छपरी वाला. इमेजिन करो पिज्जा बनाना है. शुरू करते हैं 1 2 3, ठीक है, रो वाइज आंसर. सबसे पहली चीज बताइए, इस रो से पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या लगेगी? एक एक चीज बताओ, कोई भी. डो. चलो, सबसे पहली चीज डो. डो का मतलब होता है आटा, जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है. हाँ जी, आप लोग बताएंगे क्या लगेगी दूसरी चीज? चीज, ठीक है. मैं इमेजिन कर रहा हूं, हम रेडीमेड पिज्जा बेस यूज नहीं कर रहे हैं बेटा, तिशा, हम लोग खुद बना रहे हैं ना. तो डो हो गया, उसके बाद में लगा चीज, लेकिन चीज से पहले कुछ लगेगा. हाँ, पिज्जा सॉस. अरे रुको बेटा, अनियन पे तो आएंगे अभी. अच्छा, डो में भी, डो के अलावा एक और चीज लगेगी, वो है फ्लोर. तो सबसे पहले आटा लेंगे, आटे को सूखे आटे पे डाल के हैंड टॉस्ट पिज्जा. हैंड टॉस्ट पिज्जा मतलब जो हाथ से बनाया जाता है, ठीक है. इन्होंने कहा डो प्लस फ्लोर, आपने कहा सॉस लगा दिया, आपने कहा चीज. वापस आते हैं आप पे. अब बताइए कौन सा पिज्जा खाना पसंद करेंगे? अनियन,
और पनीर, बहुत बढ़िया, और एक्स्ट्रा चीज, हाँ, ऑलिव्स। क्या मैं इसको एक साथ टॉपिंग्स बोल सकता हूं? टॉपिंग्स बोल सकता हूं। अच्छा, डोमिनोज में आपको पता है, आप आराम से देख सकते हो पिज्जा कैसे बनता है। नाउ लेट मी ड्राइव यू थ्रू दैट प्रोसेस, क्योंकि कुछ चीजें आप मिस कर गए हो। आटा लिया, आटा लेकर उसको सूखे आटे पे डाला, हैंड टॉस पिज्जा बना। फिर वो लेते हैं एक आयरन ट्रे, ध्यान से सुनना, एक आयरन ट्रे। इस आयरन ट्रे के ऊपर वो रखते हैं बटर पेपर। बटर पेपर पता है क्यों रखता है? ताकि वो पिज्जा चिपके नहीं। तो आयरन ट्रे, उस पे बटर पेपर, उसके ऊपर वो हैंड टॉस्ट पिज्जा। अब ये एक बेस बन गया, इसके ऊपर लगाते हैं सॉस, लिख दिया हमने लिस्ट में। सॉस के ऊपर डालते हैं चीज, अगर एक्स्ट्रा चीज है तो और चीज, चीज बस, डबल चीज बस, जो भी करना है, मर जाओ चीज खा खा के, इतना चीज खाओ, ठीक है। फिर बाद में लगाया टॉपिंग्स। डोमिनोज में एवरीथिंग इज काउंटेड, कैलकुलेटेड। अगर आप पनीर का पिज्जा ऑर्डर करते हैं, पेपे पनीर, तो कितने पनीर के क्यूब्स आएंगे वो कैलकुलेटेड होता है। रेगुलर पे कितना, मीडियम पे कितना, है ना, लार्ज पे कितना, वो डाल दिया। उसके बाद उस पिज्जा को वो आयरन ट्रे के साथ किस में रखते हैं? अवन में, ठीक है। मैं चीजों को अलग अलग लिख रहा हूं, शायद कुछ लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है, शायद कुछ को नहीं आ रहा है, ठीक है। अवन में डाल दिया। अब ये अवन चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये पिज्जा जो बना रहा है स्टाफ, उसकी क्या जाएगी? सैलरी। सैलरी टू शेफ, ठीक है। अच्छा, आपने पहले किसी को ऑर्डर दिया होगा, ऑर्डर जिस स्टाफ को दिया होगा उसकी भी सैलरी जाएगी। वो भी स्टाफ है, लेकिन वो शेफ नहीं है, वो दूसरा स्टाफ है। सैलरी टू स्टाफ, ठीक है। अच्छा, उसने ऑर्डर जिस सिस्टम पे लिया होगा, कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर उनकी क्या है? एसेट है, ठीक है। अच्छा, बिल निकला होगा, पेपर, पिज्जा बन रहा है अभी अंदर, जब तक हम ये बाकी चीजें देख रहे हैं। वो प्रिंटर होगा, बिल को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर होता है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस दुकान में है उस दुकान का क्या लगेगा? रेंट लगेगा, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। चलो, बहुत अच्छी बात है। वहां पर क्या होगा? बहुत सारा फर्नीचर होगा, है ना, एयर कंडीशन होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, एक डिस्प्ले मशीन होता है, टीवी लगे हुए होते हैं, एडवर्टाइजिंग होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। पिज्जा बन गया, दूसरे साइड से बाहर आ गया अवन से। अब वो क्या करते हैं? पिज्जा को बाहर निकाल कर लेते हैं कार्टन बॉक्स, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं कार्टन बॉक्स। ये कार्टन बॉक्स में वो पिज्जा निकाल कर डालते हैं, समझ में आया? विद बटर पेपर एज इट इज डाल देते हैं। वो आयरन ट्रे वापस निकाल लेते हैं, वो आपके साथ में थोड़ी देते हैं पिज्जा के साथ, है ना, वो निकाल देते हैं। इट्स ओनली यूज्ड एज अ सपोर्ट, है ना। कार्टन बॉक्स में पिज्जा डाला, उसको पैक किया, पैक करके उस पर एक स्टिकर लगाया। स्टिकर आपने देखा, उस पर एक स्टिकर लगा होता है डोमिनोज पे, इट इज बेक्ड एट 400 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है। फिर उसके साथ में देते हैं सैशे ऑफ ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। फिर साथ में देते हैं टिश्यू पेपर, बहुत बढ़िया। और क्या आता है? कैरी बैग। फिर आता है सॉस का सैशे, बिल्कुल सही कहा। अगर आप कोक अगर ले रहे हो तो वो अलग चीज है, ठीक है। अभी हम सिर्फ पिज्जा की बात कर रहे हैं। और सपोज ये पिज्जा डिलीवर होने वाला है, तो क्या होगा? डिलीवरी स्टाफ की सैलरी, सैलरी ऑफ डिलीवरी स्टाफ। अब वो डिलीवरी स्टाफ पैदल तो देने नहीं जाएगा, वो यूज करेगा बाइक, और बाइक के अंदर क्या लगेगा? पेट्रोल। बहुत बढ़िया। वो बाइक के ऊपर एक डिलीवरी बैग होता है जिसमें पिज्जा गर्म रहता है। वो डिलीवरी बैग साथ में देता है क्या पिज्जा के साथ? मतलब 70 रुपए का मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, डिलीवरी बैग साथ में मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। अच्छा, और फिर जाकर पिज्जा में डिलीवर। मतलब एक पिज्जा बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगता है वो हम लोगों के सामने। डू यू एग्री विद मी?
अच्छा, यहां पर एक दो चीजें मैं ऐड कर देता हूं। फ्रेंचाइजी फी, जो स्टोर है वो डोमिनोज को फी पे करता है, फ्रेंचाइजी फी लगती है यहां पर मैं चलिए ठीक है, अभी इतना बहुत है। अब हम क्या करेंगे, इन पूरी लिस्ट हमारे सामने है। सब जने सेटिस्फाइड है ये पूरी लिस्ट से? पिज्जा बनाने के लिए टॉप टू बॉटम क्या क्या लगता है सब जनों ने देख लिया। अब इसको डिफरेंस करेंगे तीन चीजों में, ध्यान से सुनना। पहला एम, एम फॉर मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है जिसका टेंजिबल सब्सटेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, मटेरियल। समझ में आया? दूसरा एल, एल फॉर लेबर, लेबर मजदूर, मजदूरी। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेबर का मतलब कंपनी का सीईओ भी लेबर ही है। और तीसरा ई, एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब इनटेंजिबल। समझ में आ रहा है? जिसका कोई टेंजिबल सब्सटेंस नहीं होता है, इनटेंजिबल। पूरी लिस्ट हमारे सामने, एम एल ई, इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। तैयार है सभी लोग? चलो फ्लोर, डो, पिज्जा सॉस, चीज, टॉपिक, बटर पेपर, बिल पेपर, एम है। हा? अब देखो एम मतलब सिर्फ खाने का ही नहीं होता है ना भाई, एम मटेरियल तो है। मटेरियल का मतलब मैंने ये बोला क्या कि खाने वाला ही मटेरियल होता है। मटेरियल का मतलब क्या? फिजिकल सब्सटेंस जो कस्टमर को डिलीवर हो रहा है या उसका प्रोडक्शन करने में यूज हो रहा है। ठीक है, कार्टन बॉक्स, एग्री करते हो सभी जने? अब देखो मैं अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे नहीं आया हूं, वो मैं कल के लेक्चर में जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एमएलई तक ला रहा हूं। नेक्स्ट, स्टिकर, सैशे ऑफ ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, टिश्यू पेपर, कैरी बैग, सॉस सैशे, पक्का? चलिए अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट पे, आयरन ट्रे। अवन, एम का मतलब ये समझना, इट इज आइदर यूज्ड इन द प्रोडक्शन और डिलीवर्ड टू द कस्टमर। नहीं, आयरन ट्रे नहीं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन मतलब कंज्यूमेबल की तरह। आयरन ट्रे क्या कस्टमर को डिलीवर होती है? अवन कस्टमर को डिलीवर हो रहा है, कंप्यूटर कस्टमर को डिलीवर हो रहा है, प्रिंटर डिलीवर हो रहा है, फर्नीचर डिलीवर हो रही है, बाइक डिलीवर हो रहा है, डिलीवरी बैग डिलीवर हो रहा है? नहीं, ये सारी चीजें पता है एसेट्स है। और एसेट्स पे क्या चार्ज होता है? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। डू यू एग्री विद मी? There is a difference in consumable and assets. Please understand my dear friends. Consumable का मतलब क्या है? AS2 याद है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग में पढ़ा था। इन्वेंट्री मीन्स एंड इंक्लूड्स गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या टिश्यू पेपर की जरूरत नहीं होती इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? यस। आप सब सबवे में जाते हैं, सब खाते हैं। सबवे में आपने देखा जब सब बनाते हैं तो एक टिश्यू पे एक पेपर यूज करते हैं नीचे, और आपको सब बनाकर जब देते हैं वो पेपर को फेंक देते हैं। Isn't it material consumed? The answer is yes. लेकिन आयरन ट्रे, इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, अलग अलग कस्टमर के लिए यूज होता है। ये एसेट है उनकी, इट हैज अ लाइफ ऑफ मोर देन 12 months। अवन एसेट है, कंप्यूटर एसेट है, प्रिंटर एसेट है, फर्नीचर, बाइक, डिलीवरी बैग, ये सब के सब क्या है? एसेट है। समझ में आ रहा है? ये सारे एसेट्स का एक शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जिसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बहुत बढ़िया। सैलरी टू शेफ, लेबर, सैलरीज मतलब इंसान को दिया है, लेबर है। सैलरी टू स्टाफ, लेबर। रेंट, रेट्स, टैक्सेस। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, लेबर। पेट्रोल एंड फ्यूल, फ्रेंचाइजी फीस। अगर रॉयल्टी भी लिखता हूं मैं तो वो भी एक्सपेंस होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी एक्सपेंस मतलब क्या? जो मैंने पेमेंट कर दिया। टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस एक्सपेंस है ना? म्युनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस है।
सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंस है, स्टाफ के लिए चाय पानी का खर्चा एक्सपेंस है, जनरल लाइटिंग एक्सपेंस है। मतलब एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देते। तो हमारे कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर तीन प्राइमरी एलिमेंट्स हमने क्या आइडेंटिफाई किए हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। कम ऑन द फ्रेश पेज ऑफ योर रजिस्टर। Write down heading cost matrix. मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई परेशानी? अब एक बात बताओ, क्या मैं इन तीनों को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं? मटेरियल में मैं कहूंगा डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। हर एक कॉस्ट एलिमेंट के दो सब एलिमेंट्स होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट। डायरेक्ट इज समथिंग विच हैज वन ऑन वन रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट। आज जिसको मैं प्रोडक्ट कह रहा हूं ना, कल मैं उसको एक नए नाम से संबोधित करूंगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कल हम देखेंगे द टर्म ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या, जिसका वन ऑन वन रिलेशन है प्रोडक्ट के साथ। अब हमारी ये लंबी सी लिस्ट है, ठीक है, चेक करना। फ्लोर, आटा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आपको अब सिर्फ मटेरियल पे फोकस करना है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल पे फोकस करना है। डो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। पिज्जा सॉस, चीज, टॉपिंग्स, बटर पेपर, डायरेक्ट है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों है? बिकॉज वन ऑन वन रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट के साथ जाता है, ठीक। अब खाने वाला ही डायरेक्ट नहीं होगा ना, जो प्रोडक्ट के साथ जा रहा है वो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बिल का पेपर, इनडायरेक्ट। समझ में आया? इट इज इट द कंपोनेंट ऑफ द मेन प्रोडक्ट? नो, इनडायरेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। कार्टन बॉक्स इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। देखो अब ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। डोमिनोज वाले अपना पिज्जा थाली में सर्व करते हैं क्या? चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाओ या आप डिलीवरी मंगवाओ, दे सर्व पिज्जा ओनली इन द कार्टन बॉक्स। कैन आई से इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको हम कल समझेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इजंट इट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट? द आंसर इज यस, देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट? डायरेक्ट। वेरी गुड। स्टिकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। सैशे ऑफ ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट और रिलेटेड प्रोडक्ट, जो उसका अकम्पिनेंट होता है। उसके बाद टिश्यू पेपर, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है, यू मे गेट, मे नॉट गेट, डिपेंड्स। कैरी बैग, इनडायरेक्ट। अब कैरी बैग से मैं यहां एक्सपांड करना चाहूंगा। पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल दो टाइप का होता है, एक जिसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, दूसरा कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। प्राइमरी डायरेक्ट होता है, सेकेंडरी इनडायरेक्ट होता है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज दैट पैकिंग मटेरियल विच इज एसेंशियल। अब दूध आता है थैली में, सैशेज वाला मिल्क, वो जो सैशे होता है जिसमें मिल्क होता है, वो कौन सी पैकिंग है? प्राइमरी पैकिंग। आपने 4 थैली खरीदी और कैरी बैग मांगी, कैरी बैग, इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझना। डायरेक्ट पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल क्या है? डायरेक्ट। सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल इनडायरेक्ट। कहीं तो लिख के रखना है छोटी छोटी चीजें। पेज नंबर 1 क्या को बना है? सेल्फ एनालिसिस पेज। भाई पेज नंबर 1 खुद के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ऐसी जितनी भी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें लिख के रखना, कब कौन सी चीज काम आ जाए पता नहीं। मार्जिन के ऊपर, अपने हाथ पे लिख लो, सर पे लिख लो, जहां लिखना लिख लो। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल डीएम, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल इनडेम, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल।
तो चाहे मटेरियल हो या लेबर हो या एक्सपेंसेस हो, इन तीनों को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखना मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं इन सभी डायरेक्ट को एक साथ लेके आता हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मैं एक साथ लेकर आऊंगा। और इन तीनों को जब मैं एक साथ लेकर आऊंगा तो मुझे जो एक कॉस्ट मिलती है ना, ये कॉस्ट मैंडेटरी कॉस्ट है, इसके बिना तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। ऐसी कॉस्ट जो कि मैंडेटरी कॉस्ट है, जिसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता है, उसको कौन सी कॉस्ट कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहलाएगी दोस्तों? प्राइम कॉस्ट। प्राइम और वाइटल, महत्वपूर्ण, जिसके बिना प्रोडक्ट बनना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनना असंभव है, उसको कौन सी कॉस्ट कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट जितना भी है उसको मैं हाईलाइट करता हूं। अब इन तीनों को मैं एक साथ लेकर आता हूं। They all taken together is known as overheads। एक टपरी की चाय 10 रुपए की और 5 स्टार की चाय 500-700 रुपए की, अंतर क्या है? चलो माना थोड़ा बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल यूज करते होंगे, पर बाकी अंतर क्या है? टपरी पे आपको बैठने की जगह शायद ना मिले, एयर कंडीशन ना मिले, लेकिन 5 स्टार होटल में आप जिस कप में चाय पी रहे हैं, हो सकता है वो कप ही 10,000 रुपए का कप। पर सर मैं घर पे थोड़ी ला रहा हूं, बट मैंने आज आपको क्या सिखाया? फीलिंग के लिए आप पे करते हैं, है ना? यू पे फॉर दैट सेटिस्फैक्शन, दैट वैल्यू ऑफरिंग, कि मैंने आज 10,000 रुपए के कप में चाय पी। वो कप भले वहीं रखना पड़ेगा आपको, लेकिन वो फील है। अब टपरी पे जो चाय पीते, क्या मालूम ग्लास धुली है कि नहीं धुली, यू रियली डोंट नो। जो 5 स्टार में चाय बना रहा है, उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, शेफ की सैलरी कितनी होगी, उसकी लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। समझ में आ रहा है? और प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स जब मैं दोनों को ऐड करता हूं, तब जाकर जो कॉस्ट मुझे मिलती है, उसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं दोस्तों? टोटल कॉस्ट। चेक ऑल ऑफ। आया सबको समझ में? पक्का? मजा आया सभी को? आज थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना चालू हुआ? आर यू इंड्यूस्ड टू थिंक? बस इसी तरीके से सोचना है। यहां पर आज मैं स्टॉप करता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल स्टूडेंट टुडे। आज आपका होमवर्क है मॉड्यूल का पेज नंबर 1.4 ऑनवर्ड्स आपको पढ़ना है। देखिए 1.4 से कितना है? 1.4 से ये है 1.6 तक। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, 1.4, 1.5, 1.6, ये 3 पेजेस आपको पढ़ना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच। ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग ऑन एकाग्रता ऐप, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। मैंने कल के सेशन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया। टेलीग्राम ग्रुप्स आप ज्वाइन करिए और कनेक्टेड रहिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।